क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे आपको दिक्कत होती है कि टर्म्स वगैरह याद नहीं होते हैं जल्दी से, तो कुछ इजी ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको याद करने हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्लास है, पहली क्लास है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से बताइए। ठीक है, और हाँ, इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पे जाइए, आपको इस क्लास के बाद डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहे हैं, एक्ट ऑफ मीटिंग इन शिप इज नोन एज। अब देखो, भेड़ के बारे में पूछा रहा है, तो हमारे पास 4-5 मेन स्पीसीज हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे आपका भेड़ की बात कर दी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं भेड़ के टर्म से रिलेटेड, वैसे आपके काऊ से पूछेंगे, फिर बफलो से पूछेंगे। ठीक है, गोट हो गया, गोट के साथ साथ आपका शिप तो है ही है इम्पॉर्टेंट, और इसमें पोल्ट्री। ठीक है, अब सारे स्पीसीज तो हैं, अब स्वाइन हस्बेंड्री आपका अलग से आ जाता है। तो स्पीसीज जब भी पढ़ रहे हैं, एक स्ट्रक्चर बना लो माइंड में कि भाई कोई स्पीसीज हमको पढ़ना है, जैसे काऊ पढ़ रहे हैं, बफलो पढ़ रहे हैं, गोट पढ़ रहे हैं, सीप पढ़ रहे हैं, तो इनके सबसे पहले ब्रीड के बारे में पता होना चाहिए आपको। बहुत सारे ब्रीड हैं काऊ में, कि इंडिजिनस हैं, ड्रॉट हैं, डुअल पर्पज है, उसमें भी अलग अलग ब्रीड के नाम हैं, और हर एक ब्रीड के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और कितना साल में वो दूध देते हैं, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, और उनसे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, तो स्पीसीज पढ़ रहे हैं तो स्ट्रक्चर बना के चलो। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ हर एक स्पीसीज का ये लोग केयर एंड मैनेजमेंट पूछते हैं, तो उसके डिजीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग डिजीज़ हैं, और डिजीज़ को रोकने के लिए कौन कौन से आपके ये लगते हैं, क्या बोलते हैं, वैक्सीन्स लगती हैं, वैक्सीन के नाम याद करने पड़ेंगे, तो डिजीज़ मैनेजमेंट से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको बता दिया कि अगर आप एनिमल हस्बेंड्री में आ रहे हैं तो ये पहले बना के आओ कि भाई ये चीज़ें हमको पढ़नी है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या पूछ रहे हैं कि शिप में एक जो मैटिंग की प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या जाना जाता है। आपके ऑप्शन है कपलिंग, कवरिंग, सर्विंग या फिर टपिंग। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, टपिंग। ठीक है, अब यहाँ पे टपिंग का मुझसे मतलब मत पूछने जाना भाई, टपिंग का क्या हिंदी मतलब है, ये नाम ही ऐसा ही टर्म है इसका नाम। ठीक है, एक्ट ऑफ मीटिंग इन शिप, क्या बोलते हैं उसको, टपिंग। ऐसे अगर आप काऊ में अगर आप देखेंगे जो मीटिंग की प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, सर्विंग। ठीक है, आपको बताना है अगर हम किसी पिग में मैटिंग की प्रक्रिया करा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कमेंट में बताइए, इसमें आंसर दिया हुआ है, अगर आपको आंसर पता है तो ऑप्शन कमेंट में बताइए। ठीक है, अब इसको और आसानी से समझते हैं सारे टर्म्स के बारे में। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था, हमने बात की थी किसके, भेड़ के बारे में। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है इसको ध्यान से एक बार दिमाग में बैठा लो, सारे टर्म आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। जैसे हमने देखा टपिंग किसको बोलते हैं, हमारे पास एक एडल्ट क्या है, भेड़ है, एडल्ट सीप है जो कि मेल है। ठीक है, एडल्ट मेल सीप है, एडल्ट फीमेल सीप है, तो इन दोनों को क्रॉस कराया हमने, उस क्रॉस कराने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मैटिंग कराने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, टपिंग। ठीक है, एक्ट ऑफ मैटिंग इन शिप क्या बोलते हैं, टपिंग। एडल्ट मेल को क्या बोलते हैं, रैम, और एडल्ट फीमेल को क्या बोलते हैं, यू। तो ये सिर्फ सिप की बात हो रही है, तो काऊ में भी अलग बोलते हैं, जो एडल्ट होते हैं उनको अलग बोलते हैं, बफलो में जो अलग होते हैं, ऐसे ही आपके स्वाइन हस्बेंड्री और पोल्ट्री में भी। ठीक है, हर एक अलग अलग ग्रोथ स्टेज पे उनके नाम दिए गए हैं, वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे एडल्ट मेल है शिप में उसको रैम बोलेंगे, एडल्ट फीमेल है तो उसको यू बोलेंगे। ठीक है, इनका क्रॉस करा दिया हमने, एक्ट मैटिंग करा दिया, मैटिंग कराने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, टपिंग। समझ गए इतनी बात। अब मैटिंग कराएंगे तो क्या होगा, बेबी पैदा होगा, जो बेबी निकला है वो कहाँ से निकलेगा, कि भाई यू से निकलेगा। ठीक है, ये फीमेल है तो ये बर्थ देने वाली है किसका, लैम्ब का। तो हम लोग मैटिंग कराए, अब इनका जो ड्यूरेशन रहता है वो आपको याद करना पड़ता है, भाई कितने दिनों तक ये प्रेग्नेंट में रहती हैं। ठीक है, तो जो इनका क्रॉस के बाद यहाँ से बर्थ देगी लैम्ब के, मतलब जो बेबी पैदा हुआ उसको बोलेंगे लैम्ब। हम लोग पैदा हुए थे तो हमारे कुछ ना कुछ नाम रख दिए गए थे स्टार्टिंग में कि नामकरण कर दो, तो वैसे ही जब ये बेबी पैदा हुआ तो उसको लैम्ब बोलेंगे। अगर ये सिर्फ सिप का बेबी हुआ तो, ऐसे अगर गोट का बेबी हुआ, हमारा काऊ का, बफलो का हुआ तो उसके अलग नाम रहते हैं। समझ गए। अब इसी टर्म से एक और टर्म बना है लैम्बिंग। लैम्बिंग समझते हैं आप, जैसे बच्चा देने की प्रक्रिया, बर्थ देने की प्रक्रिया, जो ये फीमेल है हमारी एडल्ट फीमेल, जब ये मतलब प्रेग्नेंट थी उसके बाद ये बच्चा देने की जो प्रक्रिया होती है पार्चुरेशन बोलते हैं। ठीक है, उस पार्चुरेशन को क्या बोलते हैं सिप में, लैम्बिंग। ठीक है, ऐसी पार्चुरेशन में जैसे हर एक स्पीसीज है, काऊ में क्या बोलते हैं, काल्विंग। ठीक है, काऊ और भैंस में इसको काल्विंग बोलते हैं। जैसे बर्थ देने की प्रक्रिया सिप में बोलते हैं लैम्बिंग, वैसे ही काऊ में और बफलो में बर्थ देने की प्रक्रिया को बोलते हैं
काल्विंग, ठीक है। और ऐसे अगर गोट बच्चा दे रही है, अगर गोल्ड कोई एडल्ट फीमेल है वो बच्चा दे रही है, बकरी के बच्चे देने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, किडिंग, ठीक है। उसके बच्चे को बोलते हैं किड, और उसके बर्थ देने की प्रक्रिया को बोलते हैं किडिंग। तो सेम तरीके से यहाँ भी हम समझ गए कि भाई एक रैम है और यू है, उनका क्रॉस कराया जिसको बोलते हैं टपिंग। क्रॉस करने के बाद जो हमारे पास बेबी पैदा हुआ उसको बोलते हैं लैम्ब। और बेबी पैदा होने की प्रक्रिया को, जो जिसे हम पार्चुरेशन कहते हैं, उसको बोलते हैं लैम्बिंग, ठीक है। समझ गए, इतनी टर्म समझ गए, इजी है। अब देखो इनको अब डिफ्रेंशिएट कब करेंगे, थोड़े से जब ये बड़े हो जाएंगे, ठीक है। अगर वो मेल हुआ, ठीक है, अगर वो मेल हुआ, यंग मेल को क्या बोलेंगे, रैम लैम्ब। रैम से याद है सिप का एडल्ट हो गया, एडल्ट वाला वर्जन। अगर ये यंग वर्जन है तो एडल्ट, सॉरी यंग वर्जन है तो रैम लैम्ब, ठीक है। मेल का अगर वो फीमेल हुई तो उसको बोलते हैं गिमर या फिर यू, ठीक है। अगर हम मेल में डिफ्रेंशिएट करते हैं इस लैम को, यंग मेल रैम लैम, यंग फीमेल गिमर। समझ गए इतना टर्म्स। इसके बाद इसमें दो टर्म और हैं, जैसे कि वेडर। वेडर किसको बोलते हैं, कास्ट्रेटेड मेल। और स्पेड किसको बोलते हैं, स्टेरलाइज फीमेल। तो स्पेड याद रखना, हर एक, अगर कोई स्टेरलाइज फीमेल है, सिप में ही नहीं, काऊ में, गोट में और बफलो में, और आपका सिप में तो है ही है, तो सारे जो स्टेरलाइज फीमेल है उसको बोलते हैं स्पेड। लेकिन जो कास्ट्रेटेड मेल है उनके अलग अलग नाम है। कास्ट्रेशन, कास्ट्रेशन का मतलब पता होगा आपको, बधिया करना। तो वो किसी काम के नहीं होते, वो आगे चल के वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। ऐसे वाले जो मेल होते हैं उनको बोलते हैं वेडर, और ऐसी जो फीमेल होती हैं वो स्टेरलाइज, ठीक है। समझ गए। तो भेड़ से रिलेटेड जो भी टर्म है यहाँ पे लिखे गए हैं वो आप समझ सकते हैं। अगर किसी को इंटरेस्ट हुआ तो आप खुद से अपना इसमें बना सकते हैं, जो अलग स्पीसीज़ हैं, काऊ में बना सकते हैं, बफलो में बना सकते हैं। जिस तरीके से आपको याद करना है उस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। समझ गए। तो ये क्वेश्चन जो था इसका आंसर टपिंग हमने मार दिया। आगे देखते हैं, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन सॉ। जैसे हमने पार्चुरेशन क्या देखा था इसमें कि भाई जन्म देने की प्रक्रिया जो होती है, इसमें हम लोग लैम्बिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया कि सॉ में, अब ये पता होना चाहिए कि सॉ किसे कहते हैं। उसके लिए हमको एक और डायग्राम देखना पड़ेगा। ये बनाया है हमने किसके लिए, स्वाइन हस्बेंड्री, ठीक है। स्वाइन हस्बेंड्री से बहुत सारे टर्म यहाँ पे आपको क्लियर होने वाले हैं। तो सॉ किसे बोलते हैं, एडल्ट फीमेल, किस में, आपका स्वाइन में। जो सुअर होते हैं ना, अगर वो एडल्ट फीमेल रहे तो उसको बोलते हैं सॉ, और एडल्ट मेल रहा उसको बोलते हैं बोर। तो यहाँ से क्वेश्चन बने थे आपके, आई थिंक 2024 में ही आया था मेंस के पेपर में, कि कास्ट्रेटेड मेल ऑफ पिग इज नोन एज, तो आपका स्टेज उसको नाम देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाई पार्चुरेशन जो प्रक्रिया होती है, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन सॉ, क्या बोलते हैं उसको, फरोइंग। ऑप्शन नंबर ए फरोइंग, ठीक है। किडिंग हमने बता दिया किस में होता है, आपका गोट में, ठीक है। सर्विंग आपका काउ एंड बफलो, बफलो में आपका सर्विंग। लैम्बिंग हमने अभी देखा किस में, सिप में, ठीक है। तो ये सारे टर्म आपको याद हो गए। पार्चुरेशन वाले, फरोइंग किस में आ गया, सॉ। सॉ क्या है आपका, पिग, एडल्ट फीमेल ऑफ पिग, ठीक है। समझ गए। अब यहाँ पे देखो और भी टर्म समझ लेते हैं नाम। अगर हम किसी एडल्ट मेल को और एडल्ट फीमेल को क्रॉस कराते हैं पिग के, उसको क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ मैटिंग को क्या बोलते हैं, कपलिंग, ठीक है। पिग में याद रखना, स्वाइन हस्बेंड्री में याद रखना, उसको मैटिंग करने की प्रक्रिया जो होती है उसको कपलिंग बोलते हैं। अब पार्चुरेशन की जो प्रक्रिया होती है आपका, ये फरोइंग, ठीक है। और भी स्पीसीज में हमने आपको बता दिया, समझ गए। अब देखो अगर हमने क्रॉस करा दिया, क्रॉस कराने के बाद जो बेबी जन्म ले रहा है उसको क्या बोलते हैं, पिगलेट। पिग में जो एडल्ट सॉ होती है, आपने देखा होगा जब वो जन्म देते हैं बच्चों को, 10 से 12 बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अगर उसमें ही जो लास्ट बच्चा जन्म लेता है, पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, ऐसे अगर लास्ट में अगर 10वां हो रहा है, 12वां हो रहा है, तो उस ग्रुप में जो लास्ट वाला बच्चा होता है उसको बोलते हैं रन, लास्ट पिग बॉर्न इन लेटर, ठीक है। तो रंट जो टर्म है याद रखना कि जो सॉ होती है एडल्ट, अगर वो पार्चुरेशन में है, अगर बेबी बर्थ देती है तो 10-12 बच्चे होते हैं, उसमें लास्ट बेबी जो जन्म लेता है उसको बोलते हैं रंट, ठीक है। अब इनको डिफ्रेंशिएट करो। जैसे अगर ये थोड़ा सा यंग हो गया, ठीक है, अगर ये यंग हो गया तो उसको बोलेंगे बोरलिंग। अगर वो मेल हुआ तो, ठीक है, अगर वो यंग मेल है तो उसको बोलेंगे बोरलिंग, और अगर वो फीमेल है तो उसको बोलेंगे गिल्ट, ठीक है। टर्म समझ गए। पहले क्या था, बोर एडल्ट मेल, सॉ एडल्ट फीमेल, कपलिंग करा दो, बेबी जन्म लिया, इसको बोलते हैं पिगलेट। अगर वो लास्ट वाला रहा तो उसको बोलते हैं रंट।
अब ये इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो अगर थोड़ा सा जवान बना दो, इसको यंग कर दो भैया, यंग बना दिए। यंग को बोलेंगे बोरली अगर वो मेल रहा, अगर वो फीमेल रहा तो वो गिल्ट। समझ गए? अब इसमें वही सेम चीज़, दो टर्म इंपॉर्टेंट। अगर वो कास्ट्रेटेड मेल है यानी कि बधियाकृत वो मेल है कि भाई कोई काम नहीं है इसका, बस इसको हल चलवाओ बाकी ये काम करवाओ, ये रिप्रोडक्शन के लिए काम में नहीं, भागीदारी नहीं लेगा। ऐसे आपका ये फीमेल रही तो उसमें स्टेरलाइज स्पेड हमने आपको बताया था, शरीर सभी के लिए स्पेड सेम है। लेकिन वो मेल रहा तो स्टेज होग या फिर बारो, ये तीनों टर्म इसके लिए याद रखना, स्टेज होग या बारो। ठीक है, अगर वो कास्ट्रेटेड मिल रहा पिग का तो उसके लिए ये तीन टर्म दिए गए हैं। समझ गए? ये दोनों चीज़ें, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन, एक्ट ऑफ मैटिंग, मैंने आपको समझा दिया। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, यंग फीमेल पिग हु हैड नॉट गिवन बर्थ टू एनी ऑफस्प्रिंग टिल नाउ इज नोन एज। देखो मैंने क्वेश्चन भी इसी हिसाब से रखे हुए हैं कि ताकि आपके जो पिछला क्वेश्चन था और आगे जो क्वेश्चन आए हुए हैं किस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं कि भाई इस टर्म से, जैसे अभी पिग की बात हो रही है, 2-3 क्वेश्चन आपने यहाँ पे देख लिया कैसे बने हुए हैं। तो यंग फीमेल है, कोई बर्थ नहीं दिया है, तभी हमने टर्म देखा क्या था उसका, यहाँ पे ऑप्शन मैंने नहीं डाला है उसके लिए सॉरी, ये ऑप्शन नहीं है। अभी हमने क्या देखा कि भाई जो यंग फीमेल है उसने बर्थ नहीं दिया, उसको क्या बोलते हैं, गिल्ट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई भी आंसर मान लो। ठीक है, ये आपका गिल्ट, ये आंसर। समझ गए? यहाँ पे देखो मैंने टेबल भी ऐड कर दिया है, ये बहुत सारे बुक्स में आपको मिल जाएंगे ये टेबल। कैसे याद करना है, देखो गाय भैंस साथ में लेके चलो, भेड़ बकरी साथ में लेके चलो, ठीक है, पिग को अलग कर दो। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इजीली याद हो जाए तो यहाँ पे डिटेल्स हैं और स्पीसीज़ के नाम है अलग अलग। गाय भैंस लेके चलोगे साथ में तो पता चलेगा भाई स्पीसीज़ में क्या बोलते हैं, दोनों को बोवाइन बोलते हैं, और उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें सेम मिल जाएंगी। एडल्ट मेल, गाय का एडल्ट मेल है तो बुल बोलेंगे, वही अगर बफलो में है तो बफलो बुल बोल देंगे। एडल्ट फीमेल है तो काऊ और बफलो, मेन नाम यही है आपका, काऊ और बफलो एडल्ट फीमेल में। क्वेश्चन यहाँ से बने गए हैं। ठीक है, किसके बारे में, कुछ ना कुछ या तो या गोट का बना या फिर पिग का बना, इसलिए मैंने स्टार मार्क किया है रेड में कि भाई क्वेश्चन यहाँ से बने हैं कि एडल्ट फीमेल ऑफ गोट इज नोन एज। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएंगे और 4 ऑप्शन दे देगा, आप उसमें से गलत करके आ जाएंगे अगर नहीं पता होगा तो। अगर वहीं हम बात करते हैं यंग यंग मेल की, काऊ में बुल काल्फ और बफेलो में बफेलो काल्फ। यंग फीमेल है तो हीफर काल्फ, यहाँ पे दोनों के लिए नाम सेम है, काऊ और बफलो दोनों में। ठीक है, अगर नया जन्म बेबी ले रहा है, कोई नया बच्चा जन्म ले रहा है, गाय का है तो उसको बोलेंगे काल्फ, अगर वो बफलो का है तो वो बफलो काल्फ। ठीक है, कास्ट्रेटेड मेल अभी हमने देखा, बुलॉक या फिर स्टीर। तो काऊ के बुल में इसके 3 तरीके से डिवाइड किया गया। आपका स्टीर देख रहे हैं, स्टीर किसी और काम के लिए इस्तेमाल होता है, बुलॉक किसी और काम के लिए इस्तेमाल होता है और बुल किसी और काम के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो बुल का क्वेश्चन मिलता है तो मैं आपको बाकायदे समझा दूंगा। अभी यहाँ पे देखो बेसिक टर्म जो है, कास्ट्रेटेड मेल है तो क्या बोलेंगे, बुलॉक या फिर स्टीर, और अगर वो भैंस का रहा तो बफलो बुलॉक बोलेंगे। ठीक है, क्या मुझे सारे टर्म समझाने की ज़रूरत है, वीडियो लंबा ना हो इसीलिए मैं आपको आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ। तो आप क्या करना है भाई, अगर दो दो लेके याद कर रहे हैं तो इजी हो जाएगा, और सिप और गोट को साथ में लेके याद करो, बहुत सारे टर्म आपको इजी मिल जाएंगे और रिलेटेबल भी होगा, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से देखा है गाय भैंस भेड़ बकरी, गाय भैंस भेड़ बकरी। ठीक है, वैसी तरीके से अलग से पिक का याद कर लो। हॉर्स में बहुत सारे टर्म याद करने की ज़रूरत नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म कि भाई उसके मीट को क्या बोलते हैं, मैटिंग, पार्चुरेशन, और कुछ कास्ट्रेटेड मेल न्यू बॉर्न बेबी क्या बोलते हैं, बस ये सारी चीज़ें याद कर लो, और चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए? तो ये मैंने पेडॉन के मास्टर नोट्स टेबल ऐड किया हुआ है। बाकी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहे हैं, मैटिंग ऑफ वाइडर डिग्री रिलेशनशिप नॉट क्लोजर वन एंड रिजल्ट इन यूनिफॉर्मिटी इज नोन एज। अब देखो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, किसका, ब्रीडिंग सिस्टम का। ठीक है, अब डायरेक्टली जैसे बहुत सारे कीवर्ड होते हैं, ब्रीडिंग सिस्टम जब भी आप पढ़ रहे हैं कुछ कीवर्ड अपने दिमाग में बना लो, अगर वो क्लोज रिलेशन या फिर वाइडर रिलेशन है उसके दम पे ही आप पूरा आंसर मार्क कर सको। ठीक है, मैटिंग ऑफ वाइडर डिग्री रिलेशनशिप, वाइडर डिग्री रिलेशनशिप कि भाई ज़्यादा आसपास सोचना नहीं है, काफ़ी दूर दूर रिलेशनशिप से हमको यहाँ पे मैटिंग कराई जा रही है। नॉट क्लोजर वन एंड रिजल्ट इन यूनिफॉर्मिटी इज नोन एज। आपके ऑप्शन दिए हैं बैक क्रॉसिंग, लाइन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और आउट क्रॉसिंग। ठीक है, अभी देखो मुझे आंसर नहीं पता, एक बार देखते हैं। अब जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है
ये जो फ्लो चार्ट बना हुआ है, इससे आपको सारे टर्म का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला ब्रीडिंग सिस्टम में, ये मैं गारंटी देता हूँ। देखो, हमारे पास जो ब्रीडिंग है उसको क्या बोलते हैं? ब्रीडिंग को बेसिक तरीके से क्या हम समझते हैं? ब्रीडिंग रेफर टू द कंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर हमको चाहिए कि किसी भी स्पीसीज़ की जो जातियां हैं, प्रजातियां हैं, जैसे हमारे जो पूर्वज थे, अभी हम हैं, तो उन्हीं की देन है कि भाई वो रिप्रोडक्शन किए और बारी बारी से ये चलता रहेगा प्रक्रिया। तो ब्रीडिंग का वही प्रोसेस है, चाहे प्लांट में हो, कोई भी लिविंग बीइंग हो धरती पे, वो रिप्रोडक्शन करते ही करते हैं अपनी प्रजाति को, अपनी जनजाति को बचाने के लिए। तो बस ब्रीडिंग सिस्टम एक रिप्रोडक्शन करने का ऑर्गेनिज्म है, बेसिक कंट्रोल रिप्रोडक्शन करने का ऑर्गेनिज्म है। और कंट्रोल्ड यहाँ पे वर्ड क्यों बोला गया है? ऐसा तो है नहीं जैसे कि भाई अंधाधुन हो रहा है कि इतनी प्रजातियां बढ़ गई धरती पे, किसी और को रहने की जगह ही नहीं बची है। तो इसको ध्यान में रखें, कंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म है। तो ये काऊ की बात हो रही है, तो हमें क्या करना है, जो हमारे पास लाइव स्टॉक्स हैं, अलग अलग स्पीसीज़ हैं, अलग अलग ब्रीड हैं, उनमें हम लोग को ट्रेड्स निकालने हैं। अगर हमको चाहिए कि अच्छा मिल्क प्रोडक्शन मिले, अच्छे खासे मीट मिले, अच्छा वुल मिले, अच्छा एक प्रोडक्शन हो, तो हम इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए भी ब्रीडिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें किस में आती हैं ये समझते हैं। अब ब्रीडिंग तो है दो प्रकार की, पहली है आर्टिफिशियल और एक है नेचुरल। अब नेचुरल सबसे पहले समझ लेते हैं, नेचुरल ब्रीडिंग। अब देखो यहाँ पे कि बहुत सारी लिमिटेशन है नेचुरल ब्रीडिंग में, क्योंकि पहले तो यही होता था। अभी आपको पता होगा कि पूरी सब जगह पे आर्टिफिशियल ब्रीडिंग ही चलती है। क्या होता है उसमें, जो डॉक्टर आते हैं, ठीक है, वो क्या रहते हैं, अपने डब्बे में सीमेन को लेके आते हैं किसी बुल के, वो क्या करते हैं, एम्ब्रियो में ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी एडल्ट काऊ के। ठीक है, तो वहाँ से बेबी पैदा होता है और वहाँ से वो बर्थ लेता है। समझ गए? तो वो आपका आर्टिफिशियल हर जगह यही फैल गया, हर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एआई मेथड ब्रीडिंग सिस्टम में। अब नेचुरल ब्रीडिंग में क्या प्रॉब्लम आ गई, जो लोग पशुपालन करते हैं शहरों में, उनको इतने इफेक्टिव बुल कहाँ से मिलेंगे इतने सारे? अब जिनके पास 100-200 गाय हैं एक साथ, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना दिक्कत होने वाला है वहाँ पे। तो इसीलिए आर्टिफिशियल ब्रीडिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी रहा है, क्योंकि हमको जिस टाइप का ट्रेड चाहिए, कोई भी ब्रीड चाहिए हमें, उसको इजीली हम वहाँ से सीमन लेके आके हम एम्ब्रियो में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसका ट्रेड हम बना सकते हैं। ट्रेड में क्या बोलता हूँ बार बार, क्योंकि भाई अगर कोई भी बहुत ही अच्छा ब्रीड है और हम चाहते हैं कि उसकी प्रजाति हमेशा रहे, ठीक है, उसकी प्रजाति नष्ट ना हो, तो हम क्या करेंगे, उसका सीमन लेके आएंगे और काऊ के एम्ब्रियो में ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसके ट्रेड्स को मेंटेन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये काफ़ी इफेक्टिव साबित होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो ब्रीडिंग सिस्टम में आर्टिफिशियल ब्रीडिंग समझ गए, आर्टिफिशियल तरीके से हम कैसे ब्रीडिंग कराएंगे। इसमें आपके दो प्रकार आते हैं, इन ब्रीडिंग और दूसरा है आपका आउट ब्रीडिंग। अब इन दोनों में भी अलग अलग टाइप है। सबसे पहले ये समझो कि अगर इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग होता क्या है, उसके बाद दो उसके अंदर में टर्म्स आए हैं, क्लोज ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग क्या होता है वो आप इजीली समझ सकते हैं। अब देखो आउट ब्रीडिंग में भी दो तीन टर्म है, आउट क्रॉसिंग, ग्रेडिंग अप और स्पेशल हाइब्रिडाइजेशन। एक टर्म और है इसके नीचे, क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, तो ये आपके आउट ब्रीडिंग में ये चार टाइप हैं और इन ब्रीडिंग में आपके दो टाइप हैं, क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग। तो सबसे पहले इन ब्रीडिंग समझते हैं। तो इसके नाम से ही थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो, इन ब्रीडिंग यानी कि क्लोजली रिलेटेड, इन यानी कि भाई आपस का मामला यहाँ पे होने वाला है। अगर इन ब्रीडिंग की बात हो रही है तो वहाँ पे जो रिलेशन बनेगा, मैटिंग का जो रिलेशन हो रहा है मैटिंग में, तो बहुत ज़्यादा दूर सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्लोजली रिलेटेड जो भी होंगे वो सारे इन ब्रीडिंग में आएंगे। जैसे कि क्लोज ब्रीडिंग की बात हो रही है, क्लोज यानी कि भैया बहुत ही क्लोज। इस इमेज को समझो, जैसे यहाँ पे क्या है, एक पेरेंट्स हैं, इनको क्रॉस कराया, ब्रदर सिस्टर पैदा हुए। अब क्या करेंगे कि फादर का डॉटर से क्रॉस करा दो और सन का मदर से क्रॉस करा दो। बहुत ही क्लोज रिलेटेड जो भी ब्रीडिंग चल रही है बहुत ही क्लोजली चल रही है। ये समझ गए? इस डायग्राम को हमेशा याद रखना, क्लोज ब्रीडिंग का जब भी नाम आए तो ये डायग्राम आपके मन में छपा होना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, क्लोज ब्रीडिंग और क्लोज मैटिंग और क्लोज इन ब्रीडिंग, ये तीनों नाम आप इसको याद रखिए, तीनों नाम से जाना जाता है। रेफर टू प्रैक्टिस ऑफ मैटिंग इंडिविजुअल विद इन द फैमिली दैट आर क्लोजली रिलेटेड सच एज सिबलिंग्स अब पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग पेयर्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैटिंग ऑफ ब्रदर सिस्टर, फादर डॉटर, मदर सन।
अब इसमें एक फ़ायदा ये है कि भाई हमको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमको स्पीसीज़ का ध्यान रखना है, उसके ट्रेड्स को मेंटेन करना है, तो वो चीज़ें आसानी से हो जाती हैं कि भाई आराम से हमारे पास बैल है, हमारे पास काऊ है, इनका मैटिंग करा दो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि भाई हमको जो जेनेटिक डाइवर्सिटी मिलनी थी वो नहीं मिलेगी। अगर हम एक ही ब्रीड से उन्हीं से बार बार क्रॉस कराते रहेंगे तो हम नई ब्रीड कहाँ से बनाएंगे? अब इन्हीं के बच्चे हर जगह फैल जाएंगे, ठीक है। इन्हीं का बुल फैला हुआ है, इन्हीं की गाय फैली हुई है, तो कोई मतलब है? अलग अलग ट्रेड्स जो हैं हमारे पास डिज़ायरेबल ट्रेड्स, वो हम मेंटेन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहता है क्लोज ब्रीडिंग का, समझ गए। तो क्लोज ब्रीडिंग की जब भी बात हो तो ये इमेज आपने मन में जरूर बैठा लेना। आगे देखते हैं लाइन ब्रीडिंग। तो लाइन ब्रीडिंग में देखोगे तो आप लाइन से क्रॉस करा दो भैया। पहले क्या था, जैसे कि इसमें देखो ग्रैंड सन ग्रैंड मदर, कि भाई मतलब कि अगर कोई काऊ है वो बच्चा दिया है, उसके बच्चे का बच्चा अगर है फिर उससे वो क्रॉस कराया जा रहा है, तो लाइन से यहाँ पे क्रॉस हो रही है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन तक वहाँ पे क्रॉस हम लाइन ब्रीडिंग में करा सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि भाई हम अपने ट्रेड्स को मेंटेन कर रहे हैं, अपनी जो मेन ब्रीड है कि भाई हम लोग को जो बेहतरीन वाली ब्रीड है वो तो मिल ही रही है। हम अपने ट्रेड्स को अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, जो इस हमारे पास ब्रीड है, अच्छी वाली ब्रीड है, हमारे पास अच्छी नस्ल की ब्रीड है, तो उसको हम मेंटेन तो कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आगे चल के इसमें सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज होता है कि भाई इसमें जो दिक्कत देखने को मिलता है वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन के, ठीक है। ये सबसे बड़ा इसमें नुकसान देखने को मिलता है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी इसकी घट जाती है और इनब्रीडिंग डिप्रेशन का रिस्क बना रहता है। अब ये क्या होता है, जैसे ह्यूमन में बात कर लेते हैं, पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ये चलता है। जैसे वहाँ पे बहुत ही क्लोजली शादियाँ हो जाती हैं, जैसे मामा के यहाँ पे शादी हो गई है, ब्रदर सिस्टर शादी कर ले रहे हैं, तो उस तरीके से क्या होता है कि जो उनके बच्चे पैदा होंगे वो उतने हेल्दी नहीं होंगे, ठीक है। किसी को कुपोषण का शिकार हो गया, थोड़ा सा पैरालिसिस वगैरह भी हो जाता है इसमें, ठीक है। तो वो हेल्दी नहीं होते हैं उतने ज़्यादा, तो वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो अगर आप क्लोजली रिलेशन अलग अलग जनरेशन तक कराते रहेंगे, अगर कोई ग्रैंड सन ने यहाँ पे जन्म लिया तो वो ग्रैंड मदर से भी यहाँ पे क्रॉस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन तो चलता रहता है, और इसीलिए जिसे बोलते हैं हम लाइन ब्रीडिंग। समझ में आई बात? इजी था। तो अगर यहाँ पे बात हो इन ब्रीडिंग में तो दोनों बात याद रखना कि भाई क्लोजली रिलेटेड होंगे। अगर क्लोज की बात हो रही है तो कैसे भाई, ब्रदर सिस्टर में। अगर हम लाइन ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं तो ये थर्ड जनरेशन तक, फोर्थ जनरेशन तक जा सकता है, यहाँ पे हम क्रॉस करा सकते हैं, ठीक है। समझ गए? आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। तो ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है, अगर आपको चाहिए तो डायरेक्टली फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर जिनको कंप्लीट नोट चाहिए तो उनके लिए भी हमने अलग से एलाइड का भी सब्जेक्ट बना दिया है, और कंप्लीट नोट्स तो अवेलेबल है ये ऐप पे, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखते हैं। पहला कौन सा हमने देख लिया, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग में इन ब्रीडिंग। अब सेकेंड वाला देखते हैं, आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग से ही बात समझ लो, वहाँ पे क्या था भाई, सब कुछ मिले जुले भगत थे, काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अच्छे नस्ल को जन्म देने के लिए, अच्छी नस्ल को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे अच्छी नस्ल की ब्रीड को, काऊ हो या फिर वो बुल हो। तो ये आपका आउट ब्रीडिंग का क्या डेफिनेशन है, मैटिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल, अनरिलेटेड यानी कि कोई जान पहचान पहले से नहीं है, या पहले यहाँ जैसे अगर एग्जांपल दे अपने में, तो अगर आप नॉर्थ से हैं, अब जाके साउथ में शादी करते हैं, अनरिलेटेड, किसी कोई फैमिली का मैटर, मतलब कोई फैमिली आप जानते नहीं है किसी को पहले से, ना तो आप पहले कोई रिश्तेदारी बनी है, ना आप किसी को जानते हैं। अगर आप ऐसे शादी करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, अनरिलेटेड, मतलब आप दोनों अनरिलेटेड हैं। उसी तरीके से आप समझ लो कि भाई यहाँ पे अनरिलेटेड एनिमल होते हैं जिनका कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं होता है, ठीक है। मिनिमम 4 to 6 जनरेशन, या 46 नहीं है, 4 to 6 जनरेशन तक कोई भी कॉमन इंसेस्टर नहीं होता है। ऐसे अगर हम दो ब्रीड्स को क्रॉस कराते हैं तो आपका आउट ब्रीडिंग में आता है, समझ गए। अब आउट ब्रीडिंग की बात हो रही है तो उसमें आपके 3 प्रकार हैं, 3 नहीं 4 प्रकार हैं। आउट क्रॉसिंग, सबसे पहले आउट क्रॉसिंग समझो। तो आउट क्रॉसिंग की आसान भाषा में ये समझेंगे, आउट क्रॉसिंग इज ए ब्रीडिंग प्रैक्टिस इन विच इंडिविजुअल फ्रॉम अनरिलेटेड जेनेटिक्स लाइन, ठीक, कोई भी एक अकेला कोई बुल है, वो क्या है कि जो हमारे पास फीमेल काऊ है, ठीक है, फीमेल एडल्ट काऊ है, ये दोनों क्या है, सेम ब्रीड होने चाहिए, मतलब कि ये गिर है तो ये भी गिर होना चाहिए, लेकिन ये अनरिलेटेड होने चाहिए कि भाई कभी इनके पूर्वज कभी एक दूसरे से नहीं मिले हैं।
4 से 6 जनरेशन तक इनकी जो मैटिंग हुई है, जो बच्चे पैदा हुए हैं, अभी तक ये मिले नहीं हैं। ये इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है आउट क्रॉसिंग में। अगर ये कोई सन है या फिर ये बच्चा जो है, ये अडल्ट मेल जो है, अगर इसके फादर, इसके ग्रैंडफादर 4 to 6 जनरेशन तक किसी भी जिससे हम क्रॉस करा रहे हैं उसका कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। आउट क्रॉसिंग आउटसोर्स तो कर रहे हैं हम लोग, ब्रीड भी सेम है, सेम प्रजाति, लेकिन इनके जो पूर्वज रहे वो अनरिलेटेड होने चाहिए, कोई रिलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर इनका हम क्रॉस कराते हैं उसको बोलते हैं आउट क्रॉसिंग, और ये सबसे बेस्ट क्रॉसिंग मानी जाती है, ठीक है। क्रॉस अगर हम इसमें बात करें आउट ब्रीडिंग में, तो आउट क्रॉसिंग सबसे बेस्ट ब्रीडिंग का मेथड माना जाता है। किसके लिए? अगर कोई काऊ है सेम ब्रीड की, ठीक है, अगर हमको उसका ट्रेड मेंटेन करना है कि भाई इसके थ्रू हमको एक बढ़िया, हमारे पास बुल है, उसका सिमल इसके अंदर डालेंगे और जो बच्चा पैदा होगा हमको सुपीरियर काऊ मिलेगी, ठीक है, जो कि उसकी जो प्रजाति होगी, उसकी जो नस्ल होगी काफ़ी अच्छी होगी, और वहाँ से हमें मिल्क जो प्रोडक्शन मिलेगा वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव हो जाती है और फर्टिलिटी रेट बढ़ जाती है और मिल्क प्रोडक्शन भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है। तो आउट क्रॉसिंग क्या होता है समझ गए, यहाँ पे आप एग्जांपल भी दिया है, ये आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगर हम आउट ब्रीडिंग करा रहे हैं उसमें आपका सेकंड जो है ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप से क्या समझ रहे हैं आप? नाम से भाई, अगर आपको अपने ग्रेड को अप करना है, यानी कि आप बहुत ही खराब बच्चे थे स्टार्टिंग में, आपने मेहनत किया धीरे धीरे करके, जो आपका बुद्धि है, यानी कि आपने किसी और की बुक पढ़ी, उसके बाद दूसरे किसी का नोट्स पढ़ा, उसके बाद हमारा आपने पढ़ा का नोट्स बना, तब जाके आप ग्रेडिंग अपने आप को करते हैं। उसके बाद जो आप निकल के आएंगे वो अलग अलग स्टूडेंट बनेंगे। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा आइडिया लगा लो कि भाई ग्रेडिंग अप हो रहा है हमारा, जिस तरीके से उस तरीके से हमारे काऊ का भी ग्रेडिंग अप होता है। हमारे पास बुल है फर्स्ट जनरेशन में, कोई भी नॉन डिस्क्रिप्टिव काऊ से मैटिंग करा दो। तो नॉन डिस्क्रिप्टिव काऊ का क्या मतलब है कि भाई ऐसी काऊ है जिसका कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पहले से मिल नहीं रहा है, हमें क्या करना है, उसमें हमारे पास सुपीरियर बुल यानी कि पेडिग्री को बना के रखना है, जिससे उसके पूर्वज बने रहें, ठीक है। हमारे पास नॉन डिस्क्रिप्टिव काऊ है, उसमें क्या करेंगे, सुपीरियर बुल है हमारे पास, उसके साथ मैटिंग कराएंगे, ठीक है। जो जनरेशन पैदा होगी उसके साथ फिर से मैटिंग कराएंगे, थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट होगा। ऐसे 5-6 जनरेशन के बाद जो हमारे पास काऊ पैदा होती है उसका ट्रेड पूरा का पूरा बदल जाता है, ठीक है, ग्रेडिंग अप हो जाता है वो, और पूरी की पूरी वो एक सुपीरियर, एक अच्छी नस्ल की काऊ बन जाती है, ठीक है। हमने नॉन डिस्क्रिप्टिव काऊ लिया, अपग्रेड उसका ग्रेडिंग अप कराया, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन तक। उसके बाद जो काऊ हमारे पास जन्म लेती है वो आपकी सुपीरियर काऊ मानी जाएगी, ठीक है, उसका हमने अपग्रेडेशन करा दिया। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। जो हमारे पास नॉन डिस्क्रिप्टिव काऊ है उसमें हम स्पेसिफिक ब्रीड का, ठीक है, स्पेसिफिक जो बुल है हमारे पास उसको कितने जनरेशन, सेवरल जनरेशन तक मैटिंग कराते हैं, तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसमें आ जाते हैं। जैसे अगर हम 5 से 6 जनरेशन तक उसको मैटिंग कराएंगे तो 96-98% तक उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आ जाते हैं प्योर ब्रीड के। तो ग्रेडिंग अप किसका करेंगे? अगर कोई पहले से स्ट्रांग बच्चा है, ठीक है, आप पहले से टॉपर हैं, तो कोई फ़र्क पड़ेगा आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग लोकल एरिया से काउस को उठाते हैं, कोई नॉन डिस्क्रिप्टिव काउ है वहाँ से उठा लो, उसको 5-6 जनरेशन तक क्रॉस कराओ अच्छे ब्रीड से, उसको ग्रेडिंग अप कर दो। बस यही है ग्रेडिंग अप का छोटा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे समझ लिया आउट ब्रीडिंग में आउट क्रॉसिंग क्या होता है और ग्रेडिंग अप क्या होता है। उसके बाद हम समझते हैं स्पेसीज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है? अगर 12वीं में आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो वहाँ पे हम लोग क्या देखते थे, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब किसी भी दो एटॉमिक ऑर्बिट्स को हम अगर इंटरमिक्स कर देते हैं सेम एनर्जी लेवल पे, तो हम लोग को एक नया टाइप का एक ऑर्बिट मिल जाता था, ठीक है। तो वही छोटा सा वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। देखो देखो यहाँ पे दूसरे दूसरे स्पीसीज के मैटिंग कराने वाले हैं। जैसे हमारे पास क्या है, मेयर है, जिसको बोलते हैं फीमेल हॉर्स। हमारे पास फीमेल हॉर्स है और एक मेल डोंकी है, ठीक है। डोंकी मतलब समझते हैं, जैक है, ये जैक है, जैक स्पैरो। तो ये हमारे पास मेयर है, फीमेल हॉर्स है, और हमने ले लिया इसके साथ मेल डोंकी, इनका क्रॉस करा दो। अब ये जो भैया बेबी पैदा होगा, अलग ही कुछ स्पीसीज बना दिया हम लोगों ने। अब ना तो ये तो घोड़ा ही रहा है, ना तो ये गधा ही रहा, ये बन गया है खच्चर। ये संदीप मासरी नहीं बोलते अरे हमारे खच्चरों, तो वही वाले खच्चर हैं। एक तो गधे बोलना मतलब बुरा है कि भाई हाँ बिल्कुल गधा है, गधा लड़का है,
तो बैक बेंचर हमेशा गधे के नाम पे रिप्रेजेंट होते हैं। अगर गधे से और घोड़े से मैटिंग करा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो खच्चर बन जाएगा, ना तो वो घोड़ा रह गया ना तो वो गधा रह गया। ठीक है, तो ये बीज की प्रजाति बन जाती है, जिसको हम टर्म देते हैं स्पेसीज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, न तो पूरा ये गधा ही है, न तो पूरा ये घोड़ा ही है, तो ये दोनों मिला, दोनों का ट्रेड्स मिक्स हो जाता है, तब जाके आपका म्यूल बनता है। समझ गए? तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि म्यूल कैसे बना है, आप समझ लो। अब जेब्रोइड जो आपका मेल हॉर्स है, अगर हम फीमेल जेब्रा से क्रॉस करा देते हैं तो ये जेब्रॉयड बन जाता है। ठीक है, मैं म्यूल तो आप समझ गए कि भाई फीमेल हॉर्स, मेल डोंकी। अगर हिन्नी के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, मेल हॉर्स स्टेलियन जिसे बोलते हैं, और जिनेट आपका फीमेल डोंकी। अगर इनको क्रॉस कराते हैं तो आपका हिन्नी बनता है, जो कि आपका मतलब अलग ही स्पीसीज है। समझ गए? ये आपके टर्म तीन जो डिफिनेशन मैंने आपको बताया, समझ, आई होप आपको आइडिया लगा होगा। आगे बढ़ते हैं। आउट क्रॉसिंग में हम एक और हमारा इंपॉर्टेंट है चौथा नंबर, जो कि आपका क्रॉस ब्रीडिंग। तो क्रॉस ब्रीडिंग refer to breeding process in which superior individual from the two different breed। तो देखो यहाँ पे हम लोग सुपीरियर फीमेल सुपीरियर मेल तो हैं, लेकिन वो दो अलग अलग ब्रीड के हैं। ठीक है, अगर उनका क्रॉस कराते हैं तो जो वहाँ पे ऑफस्प्रिंग, जो भी वहाँ पे बच्चा पैदा होगा, उस प्रक्रिया को बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगी भाई, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक आ गई। अगर काऊ हाइब्रिड है, अगर ये सुपीरियर काऊ है, सुपीरियर मेल है, तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे। तो ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा सुपीरियर होगा हमारे पास, जो आपका प्रजाति जो भी नस्ल जन्म लेगी वो सुपीरियर क्वालिटी की होगी। अगर हम किसी भी सुपीरियर मेल सुपीरियर फीमेल, जो भी इंडिविजुअल दो डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड के हैं, अगर इनका क्रॉस कराते हैं, जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग पैदा होगा उसका जो ट्रेट्स होगा काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड होगा ऑलरेडी। ठीक है, उस प्रक्रिया को भी एक नाम दिया गया है, हाइब्रिड विगोर और हेटेरोसिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग में भी अलग अलग टाइप हैं। सिंगल क्रॉस, थ्री वे क्रॉस, जिसको मतलब टू वे क्रॉस बोलते हैं, और थ्री वे क्रॉस। उसके बाद डबल क्रॉस, इसको बोलते हैं फोर वे क्रॉस। ठीक है, इसमें भी आपका क्रिस क्रॉस, ट्रिपल क्रॉस और बैक क्रॉस इसी में आ जाते हैं। तो एक एक लाइन के डेफिनेशन है, समझ लेते हैं इनको भी। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, आगे क्वेश्चन में मैं आपको धीरे धीरे करा दूंगा। अब देखो क्या बोल रहे हैं, सिंगल क्रॉस या टू वे क्रॉस का क्या मतलब है कि सिंपल है भाई, हमने पास एक ब्रीड लिया जिसका नाम है एक्स, और उसको क्रॉस किससे करा दिया, ब्रीड वाई। तो जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा एक्स वाई नाम का, वो आपका सिंगल क्रॉस सिस्टम, इजीली समझ गए। अब तो थ्री वे क्रॉस समझो यहाँ पे, जैसे फर्स्ट जनरेशन क्रॉस ब्रीड फीमेल है कोई, देखिए ये फर्स्ट जनरेशन चल रहा है इनका, तो इनको क्रॉस कराने के बाद जो थर्ड ब्रीड पैदा होगा, तो उससे हम फिर से क्रॉस कराने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं थर्ड वे क्रॉस, थ्री वे क्रॉस। ठीक है, अब इसमें क्या है कि भाई वही हम एडवांटेज लेते हैं किसका, हाइब्रिड विगोर का, जो हमारे पास सुपीरियर ये ट्रेड्स है, इम्प्रूव ट्रेड्स मिला हुआ है हमको, वो मेंटेन करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमें डबल क्रॉस, जिसको हम बोलते हैं फोर वे क्रॉस। आसान है, देखो हमारे पास दो ब्रीड है ए और बी, इनको क्रॉस करा दिया, इनसे जो ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ ए बी, इसको बोलेंगे ए बी। ठीक है, जो बच्चा पैदा हुआ। अब हमारे पास दूसरे जो ब्रीड हैं सी और डी, इनको क्रॉस कराया, क्या बना, सी डी। ये दो बच्चे पैदा हुए, अब इनका क्रॉस करा दो, इसके बाद क्या बनेगा, ए बी सी डी। अब इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग फोर वे क्रॉस। अब ये जो बच्चा पैदा हुआ है, जो ये ब्रीड है, ठीक है, तो ये जो क्रॉस ब्रीड प्रोड्यूस होगा इन चारों को मिला के, तो वो हमारे पास जो पैदा होगा वो 25% सभी के जीन्स उसके अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, डबल क्रॉस समझ गए। फोर वे क्रॉस क्या होता है। अब क्रिस क्रॉस समझो। क्रिस क्रॉस, टू डिफरेंट ब्रीड आर मैटेड इन रोटेशनल मैनर, यानी कि अल्टरनेट मैनर। अल्टरनेट मैनर में अगर हम किसी दो ब्रीड को हम बार बार वही सर्कुलर या फिर रोटेशनल मैनर में क्रॉस करा रहे हैं, तो आपका क्रिस क्रॉस। ट्रिपल क्रॉस, थ्री डिफरेंट ब्रीड आर मैटेड इन रोटेशनल मैनर। यहाँ पर दो ब्रीड्स थे, यहाँ पे तीन ब्रीड, बस ये क्रिस क्रॉस और ट्रिपल क्रॉस समझ गए। अब बैक क्रॉस समझो कि भाई यहाँ पे पीठ पे गोली मार दी है। F1 फीमेल जो है हमारे पास, जो जन्म ली है, यूजुअली मैटेड बैक टू वन ऑफ द पेरेंट ब्रीड। तो जो फीमेल पैदा हुई है F1 जनरेशन से, उसी को किसी हमारे पास पेरेंट ब्रीड से मैटिंग करा दो, ये आपका बैक क्रॉसिंग कहलाता है। दिस एक्सप्लॉइट्स मैटरनल हेटेरोसिस। इसका क्या मतलब है कि भाई यहाँ पे मैटरनल जो मदर है, अगर वो एवरेज मदर है, तो उसको यहाँ पे क्या मिल रहा है कि भाई हेटेरोसिस की जो प्रोसेस हो रही है कि भाई वो इम्प्रूव करके एक क्रॉस ब्रीड में परिवर्तित हो जाएगी। एवरेज से क्रॉस की तरफ परिवर्तित होना वो आपका मैटरनल
हेटेरोसिस कहलाएगा। ठीक है, ये आपका कारनामा इसमें होता है बैक क्रॉसिंग। अगर क्वेश्चन बनता है कि मैटरनल हेटेरोसिस फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीडिंग सिस्टम, तो आपको बैक क्रॉसिंग यहाँ पे मारना पड़ेगा, ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद है कुछ टेबल जो कि आपके भरोसे मैं छोड़ रहा हूँ कि जो भी क्रॉस ब्रीड हैं हमारे इंडिया में, ठीक है, अलग अलग उनके नाम हैं जो बनाए गए हैं, और जो उनके पेरेंट्स हैं जिनका जिनका क्रॉस कराया गया उनके नाम है, और उनके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन दी गई, ये आपको याद करना है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको हल्के मत लेना, क्वेश्चन बनने के यहाँ पे चांसेस हैं। समझ गए पूरा का पूरा हमने जो आपको बता दिया, लेकिन हमारा आंसर रहना रह गया। तो किसका मैटिंग कराने के लिए बोल रहा था क्वेश्चन में कि वाइडर डिग्री रिलेशनशिप, कि भाई साहब फर्स्ट जनरेशन में चल रहा है, सेकंड जनरेशन में चल रहा है, थर्ड जनरेशन चल रहा है, तो इनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा वाइडर है कि भाई साहब लंबे जनरेशन तक इनकी मैटिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है कि ब्रदर सिस्टर से करा दिए। ठीक है, तो उस टाइप का रिलेशन नहीं है इसमें। तो वाइडर डिग्री की बात हमने किस में की थी, आपका लाइन ब्रीडिंग में। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा था फर्स्ट जनरेशन, थर्ड, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, किसका किसका करा था, ग्रैंड सन, ग्रैंड मदर। तो इस टाइप के वाइडर डिग्री रिलेशनशिप हमने किस में देखा था, लाइन ब्रीडिंग में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये समझ गए पूरा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या पूछ रहे हैं। बफेलो हैज सिकल शेप्ड हॉर्न, ग्रेइश ब्राउन और ब्लैक इन कलर, आइडेंटिफाई द बफेलो ब्रीड। अब देखो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि भाई जो भी ब्रीड हैं काऊ में, बफलो में, नाम तो याद करने ही पड़ेंगे, उनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने पड़ेंगे। सिकल शेप्ड हॉर्न किस में होता है, सिकल शेप्ड, जैसे सिकल यानी कि हसिया, हसिया जैसा सींग हमारे पास को भैंस बनाते हैं, ये भैंस है, ये हसिया जैसा सींग हमारे पास आ जाता है। भैंस लग रहा है क्या थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ये कान हो गए इसके, ये कान हो गए, ये उसके जाने दो, ये मुंडी रहने देते हैं। तो ये आपके सींग मैंने बना के दिखाई, तो वो आपके हंसिया जैसा सींग आपका होता है किसमें, सुरती में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो सुरती जो हमारे पास भैंस है, सुरती, इसके पास सिकल शेप्ड हॉर्न होता है, ये ग्रेज ब्राउन कलर की होती है और ये सिकल शेप्ड हॉर्न होता है। ठीक है, अब मैंने बफेलो का जो पीडीएफ था, जो अलग अलग ब्रीड्स थे बफेलो को, उनको आपको शेयर किया था, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो बफेलो के जो इंपॉर्टेंट ब्रीड्स हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो ये एक बार जाके ज़रूर से देख लेना। मुर्रा के बारे में सारी चीज़ें लिखी गई हैं। और हमने जैसे यहाँ पे नीली रावी है, तो यहाँ पे क्या देखते हैं, वाल आई, वाल आई इसकी एक आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर पूछता है कि क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग बफेलो ब्रीड हैज़ वाल्ड आई, तो आपको आंसर मार्क करना है नीली रावी। ठीक है, और डिस्टिंक्ट फीचर क्या है इसके कि आपको वाइट मार्किंग कहाँ कहाँ दिखेगी, जैसे आपके फुट पे दिख रहा है, ठीक है, फोरहेड पे, मजल पे, टेल पे इसकी वाइट मार्किंग होती है। तो इस तरीके से आपको नीली रावी को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब डिस्टिंक्ट फीचर के साथ साथ इसमें मिल्क यील्ड वगैरह पूछ लेते हैं कभी कभार, और एज ऑफ फर्स्ट काल्विंग भी पूछ लेते हैं। ठीक है, मेन याद रखना, मेन पूरे स्पीसीज में जो होता है टेबल वो याद रखना। ठीक है, हर एक ब्रीड का मत याद करने जाना। अब बहुत सारे बुक्स में आपको वेट वगैरह भी दिया हुआ है, तो वेट वगैरह बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, वेट वगैरह नहीं पूछना है किसी ब्रीड का। ठीक है, वैसे भदावरी का देख लो, भदावरी कहाँ से, आगरा यूपी से है। तो कॉपर कलर बॉडी किसका है, भदावरी का। तो अगर क्वेश्चन बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड हैज़, बफेलो ब्रीड हैज़ कॉपर कलर बॉडी, तो आंसर होना चाहिए भदावरी। मिल्क यील्ड देख लो, फैट कंटेंट कितना होता है, 13%। तो भदावरी के पास हाईएस्ट फैट एमंग ऑल बफेलो, तो बफेलो में जो इंडियन ब्रीड है उसमें आपके 13% हाईएस्ट भदावरी में है। तो ये कुछ स्पेशल चीज़ें हैं भदावरी के बारे में। बाकी कुछ फैक्ट हैं बफेलो को याद कर लेना। जफराबादी के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया हुआ है, ड्रूपिंग हॉर्न्स होते हैं जफराबादी का, और ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। ठीक है, स्लिपी अपीयरेंस है, स्लिपी आइज़ इसमें भी पाई जाती है, और स्टूडियस आइज़ भी पाई जाती है। अगर आपको ये सब टर्म्स नहीं पता हैं तो तेजस सर ने बहुत ही अच्छा क्लास भी बनाया है बफेलो के ब्रीड पे, आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे है सूरती, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। कहाँ की ओरिजिन है ये, कायरा एंड बरोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात से बिलोंग करती है। कोट कलर क्या देखा, रस्टी ब्राउन, सिल्वर ग्रे कलर की रहती है। बॉडी इसकी वेस्ट शेप्ड है, मीडियम साइज की। हेड जो है लॉन्ग विथ प्रोमिनेंट आइज, कॉन्वेक्स शेप की इसकी आंखें होती हैं। हॉर्न हमने देखा सिकल शेप का होता है, जो भी क्वेश्चन पूछा गया था। और कुछ इसके डिस्टिंक्टिव फीचर है, मिल्क यील्ड कितना है, ये चीज़ें आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और एक टर्म होता है वेल्लोइंग, वेल्लोइंग आपको पता होगा, गई भैंस पानी में, तो वही टर्म आपका वेल्लोइंग इस्तेमाल करते हैं।
तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। बेफेलो के साथ साथ जो एलिफेंट वगैरह होते हैं, कुछ सुअर वगैरह आपको देखेंगे कि मड वगैरह में खेलते हुए दिखते हैं, ठीक है, जहाँ पानी जमा होता है वहाँ पे घुस जाते हो, क्योंकि भाई बॉडी इनका ब्लैक है, टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करने के लिए ये पानी में घुस जाते हैं, इनके लिए बेनिफिट रहता है। ठीक है, ये समझ के बफेलो के बारे में और चीज़ें आप पढ़ लेना, हर एक बफेलो ब्रीड के बारे में दिया है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, उसका आंसर समझ गए आपने। टू वेल डेवलप्ड ब्रीड आर क्रॉस अल्टरनेटिवली नोन एज, देखो हम यहाँ पे हमने अभी बात किया ब्रीडिंग सिस्टम में, क्या बोल रहे हैं, टू वेल डेवलप्ड ब्रीड आर क्रॉस अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिव या फिर आपका सर्कुलर मैनर में या फिर आपका रोटेशनल मैनर में अगर हम क्रॉस कराते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, क्रिस क्रॉस। ठीक है, आंसर होगा सी। बाकी के डेफिनेशन वहाँ पे दिए हुए थे, आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड गिव्स द हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का तो आपको पता होगा, बहुत इजी है, एचएफ जो ब्रीड है हॉलिस्टियन फ्रीजन, तो ये आपकी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिल्क देती है। इसके बारे में फैक्ट मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ था, अगर किसी को पता है कि भाई कितना दूध देती है, कितना मिल्क देती है ये पूरे अपने लैक्टेशन पीरियड में, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, उसको मैं पिन कर दूंगा। और भी जानकारी अगर पता है आपको एचएफ के बारे में तो आप बता सकते हैं कहाँ से बिलोंग करती है वो। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। और हाँ, अगर किसी को पता है कि भाई इंडिया में कौन सी ब्रीड है, इंडियन ब्रीड में कौन सी है काऊ की, तो आप बताइए कौन सा हाईएस्ट मिल्क देती है इंडिया में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मिल्क फीवर इज आल्सो नोन एज, आपके ऑप्शन हैं एंथ्रेक्स, पार्चुरियंट पैरासिस, एफएमडी फूड एंड माउथ डिजीज, जम्पी जॉ, नन ऑफ दीज। देखो मिल्क फीवर जो है मेटाबॉलिक डिजीज है और इसको क्या बोलते हैं, आपका पार्चुरियंट पैरासिस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब देखो हमने काफ़ी बेहतरीन रोड मैप बनाया है हर एक डिजीज़ के बारे में, तो मिल्क फीवर से ये मत अनुमान लगाना कि दूध में फीवर हो गया, दूध की जो टेम्परेचर वो बढ़ गया, ऐसा नहीं है। काऊ में जब कैल्शियम का लेवल जो है वो गिर जाता है तो उसकी वजह से मिल्क फीवर कॉज करता है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे नाम हमने देखा था, क्या बोलते हैं, पार्चुरियंट पैरासिस। ठीक है, तो मिल्क फीवर क्या है, आपका मेटाबॉलिक डिजीज़ में आता है, उसके साथ साथ मेटाबॉलिक डिजीज़ में केटोसिस भी होता है और आपका ब्लोट। ठीक है, ये 2 डिजीज़ और हैं मिल्क फीवर के साथ साथ जो कि मेटाबॉलिक में आते हैं। तो आपको सिर्फ मेटाबॉलिक का नहीं, तो मेटाबॉलिक के साथ साथ आपको वायरल और बैक्टीरियल डिजीज़ भी के नाम याद रखने पड़ेंगे, क्या क्या मेन सिम्टम वो याद करना पड़ेगा और क्या उनका प्रिकॉशन है। ठीक है, वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो अगर आपके पास नोट्स है तो इस नोट से आप याद कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से हमने आपको दे दिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच आर द फॉलोइंग, इसका आंसर समझ गए ना, हमने क्या बताया था, ऑप्शन नंबर बी, इसको मार देते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डुअल पर्पस ब्रीड ऑफ काउ। अब देखो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, डुअल में, मिल्च में और आपका ड्रॉट में। तो आप टेबल बनाइए खुद का, डेली उसको याद कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे बना के रखा है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। डुअल पर्पस में कौन कौन सी हैं, आपके थरपारकर हरियाणा, ओंगल, ओंगल, कांकरेज, गावलाव, मेवाती, राठी, दांगी या फिर नेमाड़ी। तो आपको गाना बनाना है, गाना बना लो, जिस तरीके से आपको बनाना है बना लो, कि भाई इसको याद करके रखो। ठीक है, कुछ भी आपको लगता है ऊट पटांग का आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई मैं इस तरीके से याद कर सकता हूँ इसको, तो उस तरीके से याद करो। ठीक है, नाम आपको पता होने चाहिए, किसी भी तरीके से याद करो। ये आपके सारे डुअल पर्पज़ में आ गए। कोई दिख रहा है इसमें, मालवी, कंगनायम हरियाणा, साहिवाल, रेड सिंधी, तो हमको हरियाणा नज़र में आ गया कि भाई ये हमारा हरियाणा डुअल पर्पज़ में है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। ठीक है, और भी जो नाम हैं मिल्स ब्रीड में कौन कौन से हैं, रेड सिंधी, साहिवाल, गिर और दियोनी। अब देखो बहुत सारे बुक में आई थिंक सिर्फ 3 ही दिए गए हैं, रेड सिंधी, साहिवाल और गिर। दियोनी शायद ये डुअल पर्पज़ में आती है, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि दियोनी किस में आती है। आई थिंक जो इसमें है आपका टीएनयू में चारों दिया हुआ है, आईसीआर में 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चारों याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ड्रॉट पर्पज़ में अलग अलग नाम है, अमृत महल, हेलिकर, कंगायम, अमलाचेरी,
अम्बला चेरी, देखो चेरी जहाँ पे आ जाए आपका गोट सिप में भी और गोट में भी कुछ चेरी नाम के आएंगे, ब्लैक चेरी वगैरह करके, तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, साउथ से। अगर चेरी नाम का कहीं भी मिल जाए तो साउथ याद रखना भाई, वहीं से ये आते हैं इस टाइप के ब्रीड। केनकाथा, खेलारी, सीरी, पोनवार, बारगुर, मालवी और नागौरी, तो ये सारे ब्रीड आपके ड्रॉट पर्पज में है। ठीक है, इंडिजिनस कैटल ब्रीड की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के इस वीडियो का। व्हाट इज द फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर प्रेग्नेंट काउ? तो मैंने आपको बताया था हाउसिंग मैनेजमेंट और केयर मैनेजमेंट किसका, प्रेग्नेंट काउ का, बुल का, उसके साथ साथ जो काल्फ होते हैं उनका, चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, कोई पर्याय नहीं है इसके सिवा। तो स्क्वायर फीट में पूछा गया है और स्क्वायर मीटर में भी होता है, स्क्वायर फीट में भी क्वेश्चन याद आ जाते हैं। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, 100 से 120 स्क्वायर फीट रहता है। अगर हम प्रेग्नेंट काऊ है उसके लिए फ्लोर स्पेस हम इतना रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर टेबल है, आप इसको देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू नाबार्ड। क्या है हमारे पास? मेंजर स्पेस इन मीटर, स्टैंडिंग और कवर्ड इस एरिया जो स्क्वायर मीटर में दिया हुआ है, किसके लिए? 4 to 6 मंथ है, अगर 6 to 4 12 मंथ है, 1 to 2 ईयर काउस के लिए, प्रेग्नेंट काउ के लिए, बुल के लिए कितना दिया हुआ है। अब टेबल देख के एक बार याद कर सकते हैं। फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर द काल्फ, काल्फ के लिए कितना फ्लोर स्पेस चाहिए रहता है? अगर वो 0 से 3 मंथ का है, 3 से 6 मंथ का है, फिर 6 से 12 मंथ का है। ठीक है, इस मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, उसको फीट में भी कन्वर्ट करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो जिनके पास नोट्स वगैरह नहीं है, जाके आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पर जाइए, एग्रो अकेडमी सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको ऐप मिल जाएगा, ऐप में जाइए और वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको जो मैंने बताया है वो समझ में आया होगा। अगर कोई गलती वगैरह हो गई हो, कोई मिस्टेक से मैंने कुछ चीज़ें और बोल दी हो, तो मुझे माफ़ करना और कमेंट में बता देना, मैं उसको वहाँ पे करेक्शन कर दूंगा। मुर्रा बेफेलो, व्हाट इज़ द एज ऑफ फर्स्ट कॉल्विंग? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुर्रा बेफेलो के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जैसे आप ओवरऑल याद ही रखते हैं, टेबल आपको मिला हुआ है, ओवरऑल याद रखते हैं हर एक स्पीसीज़ का, वैसे आपको स्पेसिफिक एक जो ब्रीड है उसका आपको याद रखना पड़ेगा, चाहे वो कैटल में हो चाहे बफलो में हो। ठीक है, इन्हीं में ज़्यादा पूछते हैं, इंटर कॉल्विंग पीरियड ऑफ एज ऑफ फर्स्ट कॉल्विंग, और जो मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में क्वेश्चन बने हुए हैं। तो क्या है भैया एज ऑफ फर्स्ट कॉल्विंग? इस पे काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स हैं, बहुत सारे सोर्सेज में अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे आईसीआर का और टीएनयू दोनों का हमने ऐड कर दिया ताकि आपको थोड़ी संतुष्टि मिले है। ठीक है, इन्होंने क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं भैया एज ऑफ फर्स्ट कॉल्विंग जो होती है मुर्रा बफेलो में 36 से 45 मंथ के बीच में होती है, और ये बोल रहे हैं एज ऑफ फर्स्ट कॉल्विंग 45 से 50 मंथ के बीच में होती है। अब किसका बात माने हम, बताइए। यहाँ पे इसकी देखो इंटर कॉल्विंग पीरियड तो सेम है, 450 से 500 डेज तक रहती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है जो कि एज ऑफ फर्स्ट कॉल्विंग में। अगर इतने रेंज में क्वेश्चन दिखता है तो बहुत सारे बच्चे यही मार के आएंगे, है कि नहीं है? तो हम लोग किसी का नहीं सुनेंगे, हम लोग अपना बनाएंगे, जो कि क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है 45 से 48, यही आपका बेसिक मेन रेंज होना चाहिए। एज ऑफ फर्स्ट कॉल्विंग किस में? मुर्रा बफेलो की बात हो रही है, तो ये आपकी मेन एज ऑफ फर्स्ट कॉल्विंग हम मानते हैं। समझ गए? तो मेन मेन जो ब्रीड है बफलो में उसको बारे में भी आपको ध्यान में रखना। और क्या सिमिलरिटी दिख रही है इसको, और क्या बोलते हैं, इसी के साथ पढ़ लेते हैं भाइयों। ये देखो सिनोनिम्स क्या है, दिल्ली, कुंडी, काली, सब कुछ इसको बोलते हैं। तो इसका होम टाउन कहाँ पे है भैया? रोहतक से आती है, इसका घर कहाँ है? रोहतक में है। हिसार हरियाणा के कुछ रीजन, पंजाब में कुछ डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं वहाँ पे ये बिलोंग करते हैं। सिनोनिम आपने देख लिया। देख स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? टाइटली कर्व हॉर्न, जो इसके हॉर्न होते हैं, सींग होती है, बहुत ही टाइटली कर्व होते हैं। ठीक है, ऐसे मुड़े हुए होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली आपको पूछा जाता है कि भैया बताइए, 3 4 कैरेक्टरिस्टिक दे दिया कि मैसी बॉडी होती है, जेड ब्लैक में होता है, उसके कर्व जो हॉर्न जो होते हैं कर्व होते हैं, टाइटली कर्व होते हैं, कौन से बुफेलो की बात हो रही है? तो अगर आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक पता होगा, आप जानते होंगे इसके बारे में, तो आप आज इजीली आंसर मार्क कर पाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन मेंस में अपने एफओ के और नाबार्ड के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा सारी चीज़ याद नहीं हो तो कोई टेंशन नहीं है, एक कम से कम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स याद होना चाहिए जिससे आप उस ब्रीड को पहचान पाएँ। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था कि भैया मुर्रा बफेलो के बारे में बताइए। अच्छा, फर्स्ट कॉल में हमने देख लिया 45 से 48 मंथ। ये सिर्फ यहाँ पे ऐसा तो क्वेश्चन आने वाला है नहीं, समझ रहे हैं आप?
अगर ये क्वेश्चन आ चुका है तो दोबारा से अपीयर होगा नहीं। बस आइडिया ले लो कि भाई अगर फर्स्ट काल्विंग से क्वेश्चन आ रहा है मुर्रा बफेलो के बारे में, तो किसी और बफेलो का भी पूछ सकता है। तो ऐसे आपको एक आइडिया लेके और भी ब्रीड के बारे में जानकारी निकालनी है। बस ये एक आइडिया होता है पीआई की सीरीज करने का। बस यहाँ से आइडिया ले लो, आगे की पढ़ाई शुरू करो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या पूछ रहे हैं। हाईएस्ट कैल्शियम प्रेजेंट इन विच मैन्योर। तो कैल्शियम क्या है, आपका प्लांट न्यूट्रिएंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है प्लांट के लिए। अगर आपने प्लांट न्यूट्रिएंट का टॉपिक अच्छे से किया होगा तो आपको पता होगा कि भाई कैल्शियम और बोरान जो हैं ये बर्ड्स पे अपने सिम्टम्स शो करते हैं। बर्ड्स के एलिमेंट माने जाते हैं जो आपके प्लांट के टिप पे पाए जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं। तो कैल्शियम कौन से मैन्योर में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है ये आपको बताना है। उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि मैन्योर होता क्या है। आपको पता है मैन्योर जो हमारे प्लांट होते हैं, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल, इनके जो वेस्ट बनते हैं ना, एनिमल प्लांट के जो वेस्ट होते हैं उसको बोलते हैं मेन्योर। और इसमें बहुत सारे अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपका एक हो गया बल्गी बल्गी ऑर्गेनिक मेन्योर। ठीक है, इसमें आपका मेन आ जाता है FYM फार्म यार्ड मैन्योर, जो कि गोबर की खाद बोलते हैं, हम डायरेक्टली खेतों में डालते हैं। ये काफ़ी टाइम लगता है, 50 से 60 दिन से पहले इसको डिकम्पोज करते हैं, रखते हैं एक जगह पे, उसमें सारे रिएक्शंस वगैरह हो जाते हैं, वो प्रॉपर खाद बन जाता है। उसके बाद हम अपने खेतों में इसका छिड़काव करते हैं। काफ़ी अधिक मात्रा में इनका न्यूट्रिएंट वगैरह पाया जाता है, इसलिए प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, जिसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह बोलते हैं ना, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। तो इसके लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेन्योर्स का, जो हमारे प्लांट और एनिमल के वेस्ट होते हैं उसका इस्तेमाल करके खेती करना, ये आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाता है। तो मेन्योर्स में आपका बल्कि ऑर्गेनिक मेन्योर्स में हम लोग FYM देख लेते हैं। इसमें नाइट्रोजन की कंटेंट की बात करें, कितना नाइट्रोजन परसेंट पाया जाता है, लगभग आपका 0.5%। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद अगर हम सीप एंड गोट के मेन्योर्स की बात करते हैं, उनके जो मल होते हैं ना, जो वेस्ट होते हैं सीप एंड गोट मेन्योर की देखते हैं। इसमें फार्म यार्ड मेन्योर FYM से भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाया जाता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट की मात्रा ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन कंटेंट की बात करते हैं तो लगभग 3% इसमें पाया जाता है। उसके बाद आपका सिप सॉरी पोल्ट्री पोल्ट्री मेन्योर, इसकी खास बात क्या है, तो ये सबसे ज़्यादा, इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेंट पाया जाता है। नाइट्रोजन परसेंट 3.03%, याद रखना। और यही आपका आंसर भी है। कैल्शियम की बात करते हैं, अगर पूछा गया कि कौन से मेन्योर में कैल्शियम ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, पोल्ट्री मेन्योर। ठीक है, अभी हमारे पास एक टेबल है ये वाला, इसको ध्यान से देखो क्या क्या बताया गया है। देखो यहाँ पे पोल्ट्री रेड है सभी में। ठीक है, ये पोल्ट्री पोल्ट्री पोल्ट्री, तो ये पोल्ट्री में कैल्शियम भी ज़्यादा पाया जाता है, और फास्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर, तीनों मतलब चारों मिला के, चारों सबसे ज़्यादा किसमें ज़्यादा, पोल्ट्री में। सिर्फ कैल्शियम की बात नहीं हो रही है, तो पोल्ट्री मेन्योर्स में आपके कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर, चारों के चारों न्यूट्रिएंट पोल्ट्री में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अगर पोटास की बात करते हैं तो पिग में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो कैटल में, कैटल के जो वेस्ट होते हैं उसमें मैग्नीशियम की जो मात्रा होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके साथ लोवेस्ट भी याद रखना, ये भी हाईएस्ट और लोवेस्ट ही पूछते हैं। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। और ये थोड़ा सा मैंने मेन्योर का आइडिया दे दिया, और आंसर आपको पता चल गया होगा कि भाई हाईएस्ट कैल्शियम प्रेजेंट इन विच मेन्योर, तो आपका पोल्ट्री मेन्योर। ठीक है, तो मेन्योर आपके क्या होते हैं, प्लांट और एनिमल के जो वेस्ट होते हैं, काफ़ी हाई अमाउंट में न्यूट्रिएंट पाया जाता है। इसका हम इसीलिए खेतों वगैरह में ऑर्गेनिक फार्मिंग में इस्तेमाल करते हैं। बल्कि ऑर्गेनिक मेन्योर जो आपका FYM होता है, इसमें भी अलग अलग टाइप है। बल्कि ऑर्गेनिक मेन्योर में मैंने एक ही बताया है, जो कि नाइट्रोजन परसेंट कितना होता है, 0.5%। सीप एंड गोट मेन्योर की बात करते हैं तो FYM से ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाया जाता है, लगभग 3% नाइट्रोजन। पोल्ट्री मेन्योर की बात करते हैं, नाइट्रोजन 3.03%। उसके बाद हमने देख लिया कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट किस में ज़्यादा है। तो पोल्ट्री में कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। पिग पिग मेन्योर की बात करते हैं तो पोटास सबसे ज़्यादा। कैटल में बात करते हैं तो मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन यूज फॉर रानीखेत। इसको लास्ट में कहते हैं डिजीज वाला पार्ट। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। विच सिप, यहाँ पे गलती हो गई है, विच सिप ब्रीड ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया is known for best quality
वाइट वुल। देखो यहाँ पे थोड़ा सा घुमाने वाली बातें हो रही हैं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे चोकला नाम होता तो आप चोकला को ही मार के आते सबसे पहले। यहाँ पे कारपेट वुल की तो बात ही नहीं हो रही है, ठीक है, कारपेट वुल की तो बात ही नहीं हो रही है। मेन क्या बात हो रही है, वाइट वुल, प्योर साइनी वाइट वुल की बात हो रही है। कौन से ब्रीड में मिलती है, वो जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पाया जाता है, सॉरी, नॉर्थ वेस्ट इंडिया से बिलोंग करती है वो सीप की ब्रीड, और बेस्ट क्वालिटी वाइट वुल पाई जाती है। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि भाई जो हमारे रीजन है, मेन मेन चारों रीजन, जो आपका टेम्परेट रीजन हो गया आपका ये जम्मू कश्मीर हिमाचल वगैरह वाला, उसके बाद आपका ये नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद ये पेनिसुलर रीजन। तो इनमें कौन कौन से मेन मेन ब्रीड है उनके नाम पता होना चाहिए। ये मत याद रखो, ये वाइट वुल भूल भी जाओ। अगर आपको सिर्फ ये दो हिंट दिए हैं क्वेश्चन में, क्या दो हिंट दिए हैं, वो नॉर्थ वेस्ट से हो, अगर आपको इसमें से कोई याद है, या फिर आपका वुल वाइट वुल याद है, दोनों में से आपके पास दो चांसेस है, दो ऑप्शन दिए गए हैं आंसर को मार्क करने के लिए। अगर आप दोनों में कच्चे हैं तो आपको पढ़ाई करने की, रिवाइजन करने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं? तो कौन सा आंसर होगा? गड्डी कहाँ से है भैया? गड्डी, गड्डी, गड्डी सुना आपने? मैं निकला गड्डी लेके, ये कौन सा रीजन है आपका? अ, ऊपर वाला पार्ट नॉर्थन रीजन, आपका टेम्परेट वाला जोन, ठीक है। गुरेज कहाँ से है? गुरेज देख लेते हैं। हमारे पास एक बढ़िया सा टेबल है जिसमें मैंने सारे रीजन को डिफाइन कर दिया है कि कौन कहाँ से बिलोंग करता है। तो नॉर्थन टेम्परेट रीजन से, जो कि आपके स्टेट्स आते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाले रीजन में कौन कौन से हैं ब्रीड देखिए सिप के, भाकरवाल, चांगथांगी, गड्डी, गैरोल, गुरेज, करना, पुन्याची, रामपुर भूसीर। तो ये कुछ 8 मेन नॉर्थन टेम्परेट रीजन के ब्रीड हैं। अगर इनके नाम याद हैं आपको भैया, इसमें सारे नाम दिख जा रहे हैं, देखो गुड्डी भी वहीं पे है, गुरेज भी वहीं है, चांगथांगी भी वहीं की है, ठीक है। तो ये तीन तो यहीं से मिल गए, तो क्या ये ऑप्शन में करेक्ट होंगे? तो बिल्कुल नहीं होंगे, ये गलत हो गया, ठीक है। सीधी सीधी बात है भैया, ये है नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, जो कि आपके नॉर्थन रीजन से हैं। हमको बोलना पूछना है कि नॉर्थ वेस्ट से कौन है, या तो ये बता दो या तो ये बता दो। तो नॉर्थ वेस्ट से देखो, नॉर्थ वेस्ट से ये हो गया नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, एरिड रीजन में जो कि है। हमारा आंसर दिख रहा है, हाँ मांगरा, मांगरा दिख रहा है, और मांगरा यहाँ पे भी है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सूरती, सूरती जो है हमारे काऊ में भी, सॉरी भैंस की ब्रीड है। क्या दिख रही सूरती कहीं पे? नहीं दिख रही है, आई थिंक है नाम, ऐसा कुछ तो नाम है, मैंने डाला नहीं है इसमें। हालांकि जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने ऐड किया है। तो जो ये नाम तो मैक्सिमम लोग को पता होगा। सूरती जो ब्रीड है आपकी गुजरात की, गुजरात से है, जो कि बफेलो की ब्रीड में आती है। तो मेन ऑप्शन क्या बन गया आपका? मांगरा, जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आपको सिर्फ रीजन पता है उसके थ्रू आप आंसर मार्क कर रहे हैं, या फिर आपको डायरेक्टली नाम भी पता है, तो मांगरा के बारे में एक बार जाके पढ़ना आप, ठीक है। पता चलेगा कि आपको भाई मांगरा ही जो है एक प्योर वाइट वूल में बेस्ट क्वालिटी की वाइट वूल देती है, ठीक है। या तो याद कर लो या तो आप रीजन वाइज याद कर लो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं याद कर लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेके सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ गया, आंसर मिल गया, आगे बढ़ते हैं। सोडियम डिफिशियंसी इन काऊ सिम्टम्स एंड कॉजेज व्हाट? सोडियम की डिफिशियंसी हो रही है काऊ में, उसकी वजह से कौन सा डिजीज़ होता है, उसके बारे में आपको बताना है। क्या कॉज करता है? अगर कैल्शियम की, सोडियम की डिफिशियंसी हो गई काऊ में, तो उसकी वजह से क्या कॉज होता है? मिल्क फीवर, मिल्क रिडक्शन हो जाता है, मिल्क फीवर हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है काऊ में, या फिर फ्लूइड रिडक्शन हो जाती है, एपेटाइट लॉस हो जाता है, या फिर पेशेंट पैरालिसिस हो जाती है। तो ये चाहे के 5 ऑप्शन है, आपके करेक्ट ऑप्शन आपको बताने हैं। सोडियम की डिफिशियंसी कौन से डिजीज़ में होती है? ये आपका मेटाबॉलिक डिजीज़ में आता है काऊ के। अब मेटाबॉलिक डिजीज़ में कौन कौन से डिजीज़ हैं? पहला है आपका मिल्क फीवर, हमने देख लिया कि भाई साहब जो आपकी कैल्शियम है उसका लेवल काऊ में घट जाता है, ठीक है। इसकी वजह से आपके मिल्क फीवर कॉज होते हैं, ठीक है। इसको ये आई थिंक ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि पार्चुरियन पैरासिस किसको बोलते हैं। ये आंसर ये पूछा गया था कि पार्चुरियन पैरासिस किसको बोलते हैं। आई थिंक ऐसा पूछा गया था कि मेटाबॉलिक डिजीज़ में विच आर द फॉलोइंग इज मेटाबॉलिक डिजीज़, या ये आंसर दिया गया था। अगर आपको मिल्क फीवर को क्या बोलते हैं, पार्चुरियन पैरासिस, ये अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से आंसर मार्क कर लिए होंगे। ड्यूरिंग द लेट प्रेगनेंसी, तो अगर काऊ में प्रेगनेंसी लेट से देखी जाती है
ठीक है, काउ एक्सपीरियंस इन डिक्रीज इन सीरम कैल्शियम। तो उस टाइम पे ये एक्सपीरियंस फील होता है काऊ में कि भाई जो लेवल होता है कैल्शियम का, काल्विंग के बाद कैल्शियम सीरम का लेवल घट जाता है, उस टाइम पे एक्सपीरियंस करती है काऊ, इसकी वजह से मिल्क फीवर कॉज होता है। ठीक है, इसको हम लोग पार्चुरियंट पैरासिस पैरासिस भी बोलते हैं। यहाँ पे मिल्क फीवर के कुछ सिम्टम्स दिए गए हैं, वो एक बार ध्यान देख लेना। और इन इसको इससे बचना है तो क्या करते हैं, तो विटामिन D3 का इसमें इंजेक्शन वगैरह भी लगाना पड़ता है, उसके रिकमेंड किया है कि भाई ये इंजेक्शन लगा दो। एडिशनली या फिर उसके साथ साथ आप हाफ मिक्सर का एक सुपरनेटेंट लाइम वाटर मिक्स करके साथ में उसके दे सकते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी कारगर साबित होगा मिल्क फीवर में। तो इससे काऊ थोड़ा सी राहत मिलेगी, आप बचा सकते हैं अपने काऊ को मरने से। मेटाबॉलिक डिजीज़ में आपके कैटोसिस एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है, और आपका ब्लोट एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है। ब्लोट को क्या बोलते हैं, आल्सो नेम एज टिम्पेनी। टिम्पेनी डिजीज़ आपको नाम दिखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक डिजीज आल्सो कॉल्ड एज टिम्पेनी, तो आपका ऑप्शन होगा ब्लोट। या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देगा कि ब्लोट में कौन कौन से डिजीज आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट बिलोंग टू मेटाबॉलिक डिजीज। ये आपका ऑप्शन दे देगा दो, मिल्क फीवर, कैटोसिस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, या फिर किसी और एक डिजीज दे देगा। अगर आपको पता होगा तो आंसर मार्क करके आ जाएंगे। ठीक है, कैटोसिस के बारे में आप देख लो, आल्सो कॉल्ड एसेंटोनेमिया। कैटोसिस को एसेंटोनेमिया भी बोलते हैं। तो मेन सिम्टम्स कैटोसिस को आपको क्या देखने को मिलते हैं, जो हमारा डेयरी कैटल्स हैं उसमें आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिल जाता है, किसका किसका, कार्बोहाइड्रेट एंड कीटोन बॉडीज। ठीक है, इसकी वजह से मेटाबॉलिक सिस्टम उसका गड़बड़ हो जाता है। अगर उसमें आपको दिखता है कि रिड्यूस लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड, उसको क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसेमिया अगर हो रहा है तो उसमें जो ब्लड में शुगर लेवल होता है वो घट जाएगा। अगर केटोनेमिया हो रहा है तो इंक्रीज लेवल ऑफ केटोन्स इन ब्लड। अगर केटोन्यूरिया हो रहा है, न्यूरिया यानी यूरिन में आपको केटोन्स का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, ये कुछ उसके मेन सिम्टम दिखाए गए। ये दो प्रकार का होता है केटोसिस। डाइजेस्टिव में देखते हैं तो लॉस ऑफ एपेटाइट, रैपिड वेट लॉस, मार्क रिडक्शन इन मिल्क यील्ड। तो ये मेन सिम्टम्स हैं डाइजेस्टिव के। उसके साथ ही केटोसिस का जो दूसरा टाइप है, नर्वस। ठीक है, नर्वस ही समझ रहे हैं, थोड़ा सा आपका डिप्रेशन में जा रही है आपकी काऊ, एक सर्कल बना के घूमने लगती है, स्टारिंग एक्सप्रेशन शो करती है, ट्रेंडिंग विद द फीट, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन मूवमेंट, सडन फॉलिंग टू द ग्राउंड विद द बल्ज आई। ठीक है, केटोसिस का शिकार हो गई है, या तो डाइजेस्टिव सिम्टम्स शो करेंगे तो लॉस ऑफ एपेटाइट, रैपिड वेट लॉस होगा, और आपका मिल्क में रिडक्शन होगा, मिल्क की कमी होगी, मतलब कम दूध देगी उस टाइम पे। या फिर नर्वसनेस देखने को मिलेगा, डिप्रेशन में आ जाएगी वो, एक जगह पे घूमने लगती है सर्कल में। ठीक है, या फिर आपका सडन फॉल हो जाएगी धरती पे, और बर्ल्ड आइज आपको देखने को मिलेंगे, या फिर उल्टे हो जाती है आंखें उनकी। ठीक है, केटोसिस में हो रहा है, नर्वस के सिम्टम्स ये कुछ करेंगे। अब वहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट बताया गया है इनके लिए। क्या करना है, 500 से 1000 ml लेना है, 5 दिन तक लगाओ, एकदम चंगा हो जाएगी आपकी गाय। ठीक है, प्रोवाइड कंसंट्रेशन फीडिंग, फॉडर वगैरह बढ़िया से दो, ड्राई पीरियड में जब आपके काऊ रहे खाना पीना खिलाओ, ये सारे सिम्टम्स नहीं आएंगे। ठीक है, और कुछ मेन सिम्टम्स है पढ़ लेना। ब्लोट के बारे में एक बार देख लेना, क्या बोलते हैं इसको, टिम्फनी डिजीज़। ठीक है, तो मेटाबॉलिक में ये तीन है, ब्लोट में भी और दो नाम हैं, उसको भी एक बार ध्यान से देख लेना। तो आंसर हमने क्या देख लिया इसका, सोडियम डिफिशियंसी हो रही है काऊ में, तो क्या कॉज करता है, मिल्क फीवर कॉज करता है। आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड हैज़ लोवेस्ट मिल्क प्रोडक्शन। ये तो भैया हलवा क्वेश्चन है आपके लिए। मिल्क प्रोडक्शन में सबसे कम कौन सी दूध देती है गाय, ये आपको बताना है। क्या है ये, गाय का ही है, हाँ कैटल में ही है। साहिवाल है, थरपारकर है, गिर है, डियोनी है, कंगायम है। अब यहाँ पे मात्रा याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे हम लोग याद करते हैं ना, 1500 से 2000 लीटर पर लैक्टेशन, ऐसा कुछ याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे अगर आपको सिर्फ ये पता होगा कि कौन डुअल पर्पज़ है, कौन मिल्च ब्रीड है, कौन ड्रॉट है, तब पर भी आप आंसर मार्क कर सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया था, DSGR यानी कि आपका दियोनी, साहिवाल, गिर, और आपका रेड सिंधी। ठीक है, रेड सिंधी। तो ये आपके आपके मिल्च ब्रीड में आते थे। हालांकि दियोनी कहीं कहीं नहीं है, लेकिन हमने ये देखा था कि भाई आपका इसी में रखेंगे,
मिल्च ब्रीड में मतलब अच्छी खासी दूध दे देती है। बहुत सारे जगहों पे इसको डुअल पर्पज में रखा गया है। तो DSGR हो गई। तो अगर ये नाम आते हैं तो ये क्या लोवेस्ट मिल्क में आएंगे क्या? मिल्क प्रोडक्शन इनका हाई होगा हमेशा, तो इनके नाम तो हट जाएंगे। तो यहाँ पे साहिवाल दिख रहा है तो ये नहीं होगा, गिर नहीं होगा, दियोनी नहीं होगा। अब थरपारकर और कंगायम में कन्फ्यूज़न होगा आपको, ठीक है। तो कैसे इनको एलिमिनेट करेंगे? अगर आपको ये सिर्फ ये पता होगा कि भैया कंगायम जो है ड्रॉट है, ड्रॉट ब्रीड में आती है, तो आंसर यही होगा। ये आपका डुअल पर्पज में आती है तो इसका थोड़ा बहुत तो मिल्क देगी। अब जो ड्रॉट है बिल्कुल भी दूध नहीं दे रही है तो सबसे लोवेस्ट में आएगी, ठीक है। आई थिंक ये कंगायम है, ड्रॉट में है, तो भैया सबसे लोवेस्ट मिल्क देगी, ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या पूछ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉन्टेजियस डिजीज? तो यहाँ पे जो वर्ड है नॉन कॉन्टेजियस, तो इसका वर्ड का मतलब पता होना चाहिए सबसे पहले आपको। नॉन कॉन्टेजियस डिजीज समझने से पहले नॉन कॉन्टेजियस होता क्या है, ठीक है। तो ऐसे डिजीज जो कि छुआछूत से नहीं फैलते, तो एक एनिमल से दूसरे एनिमल में नहीं जाते, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आपका FMD हो गया या फिर आपका कोरोना वायरस जैसा था ना, कि जैसे हमने कोरोना वायरस देखा था कि एक एक इंसान से दूसरे इंसान से फैल रहा था वो, तो वो कॉन्टेजियस था। कॉन्टेजियस का क्या मतलब होता है कि भाई एक इंसान से दूसरे इंसान को या फिर एक एनिमल से दूसरे एनिमल की तरफ के थ्रू फैलना कॉन्टेजियस माना जाता है। जैसे कि आपने किसी ने आपका टॉवल यूज़ किया, स्नीजिंग किया, उस पर छींका वगैरह, अपना टॉवल वही फिर से आपने यूज़ कर लिया तो आपको भी हो जाता है। ऐसे केसेस आपके कॉमन कोल्ड में देखे होंगे, ठीक है। कोरोना वायरस भी ऐसे फैला था तो कॉन्टेजियस था। नॉन कॉन्टेजियस में क्या होता है कि ये किसी भी एक इंसान से या फिर एक एनिमल से दूसरे एनिमल में नहीं फैल सकता। या तो उसको खुद होगा आपके बॉडी में, कैसे होगा? आपकी डाइट की वजह से, ठीक है। आपने गलत खाना खा लिया, आपके लीवर में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। इस तरीके से वो होता है नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़ में। ये किसी और के द्वारा स्प्रेड नहीं होता, आपकी बॉडी खुद रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है, एनिमल की बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है, उसमें डिजीज़ शो करते हैं। आपने उसको खाना नहीं खिलाया, किसी चीज़ की कमी हो गई, सिम्टम्स की कमी हो गई, तो इसकी वजह से आपके नॉन कंटेजियस डिजीज़ होते हैं। समझ गए ये दो वर्ड मेन। और जूनोटिक डिजीज़ भी होता है और आपका प्रोटोजोअल डिजीज़ भी होता है, आगे हम देख लेंगे। अब देखो यहाँ पे ब्लैक क्वार्टर जो है आपका बैक्टीरियल डिजीज में आता है। तो बैक्टीरिया है तो भैया ये कॉन्टेजियस में आएगा कि नॉन कॉन्टेजियस? कॉन्टेजियस में आएगा, जाहिर सी बात है। बैक्टीरिया कैसे फैलते हैं? एक एनिमल से दूसरे एनिमल, एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ। एंथ्रेक्स में आपका बैक्टीरियल में आता है तो ये भी तो नहीं होगा नॉन कॉन्टेजियस में। ब्रूसिलियोसी ये भी आपका आपका बैक्टीरियल डिजीज में आता है, जूनोटिक डिजीज। एंथ्रेक्स और ब्रूसिलियोसी आपको दोनों जीनोटिक में है, जो कि बैक्टीरियल डिजीज के अंडर में आते हैं। पार्चुरियन पैरासिस, ये नाम अभी अभी हमने सुना था, पिछले कुछ क्वेश्चन में हमने देखा, ठीक। किसके बोलते हैं भैया? कैल्शियम की कमी हो जा रही है, कैल्शियम की गिरावट हो रही है, कब? मिल्क फीवर में। तो उसी का नाम है ये आपका पार्चुरियन पैरासिस। समझ रहे हैं? अभी हमने देखा मिल्क फीवर को और क्या बोलते हैं, पार्चुरियन पैरासिस। अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो रही है काऊ में तो उसके थ्रू ये सिम्टम्स शो करता है। तो क्या ये कॉन्टेजियस है? बिल्कुल नहीं है। कमी हो रही है उसकी बॉडी में, मेटाबॉलिज्म में कुछ तो दिक्कत है, इसकी वजह से हो रहा है। तो मेटाबॉलिज्म में जितने भी डिजीज़ हैं वो नॉन कॉन्टेजियस में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपका पार्चुरियन पैरासिस, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी करेक्ट। आगे देखते हैं, यहाँ पे है टेबल, आप याद रखना नाम। यहाँ पे देखो प्रोटोजोअल डिजीज़ में कुछ नाम से ये याद कर लेना। और इन्फेक्शियस या फिर कॉन्टेजियस हमने आपको समझा दिया क्या होता है। उसके जो बैक्टीरियल में कौन कौन से हैं, वायरल में, पैरासिटिक, फंगल में कौन कौन से डिजीज़ हैं या आपको याद करने हैं, या फिर नॉन कॉन्टेजियस या फिर नॉन इन्फेक्शियस। आपके नाम है बैक्टीरियल और वायरल में। हमने देख लिया मेटाबॉलिक मिल्क फीवर या फिर हाइपोकैल्सीमिया। उसके साथ साथ एसिटोनेमिया और हाइपोग्लाइसेमिया, केटोसिस, ये सारे नाम आपके बैक्टीरियल में आएंगे, नॉन इन्फेक्शियस या फिर नॉन कॉन्टेजियस के ग्रुप में। ब्लड इन्फेक्शन हो रहा है बैरल में, जो कि नॉन इन्फेक्शियस है। ये नाम आपको याद रखने हैं, अगर क्वेश्चन बनता है तो इजीली आप आंसर मार्क कर पाएँ। आगे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग करेक्टरिस्टिक्स, आपको नाम बताना है कि कौन सा ये जो करेक्टरिस्टिक दिए हैं किसके हैं। आपके ऑप्शन है मुर्रा, सुरती, जफराबादी, भदावरी या फिर ननादी। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से करेक्टरिस्टिक दिए गए हैं। अगर आपको एक भी करेक्टरिस्टिक याद होगा तो आप आंसर करेक्टली मार्क कर ले जाएंगे। The breed has heavy, drooping horn that incline to each side of the neck and then turn up to point.
तो पूरी कहानी लिख दी उसके बारे में। इट गिव द अपीयरेंस ऑफ स्टूडियस आई, ओहो, स्लीपी आई अपीयरेंस। स्लीपी आई अपीयरेंस है भैया, स्पेशली मेल में देखने को मिलता है, सोते हुए दिखती है। बस अगर आपको ये कीवर्ड याद होगा ना तो आप आंसर इजीली मार्क कर ले जाएंगे पूरा का पूरा। ब्लॉक्स काफ़ी हैवी होते हैं इनके और प्लॉइंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नहीं पता है कोई टेंशन है, एक याद कर लो, बस एक याद कर लो, ड्रूपिंग हॉर्न से होता है या फिर आपका स्लीपी आई अपीयरेंस, स्पेशली इन मेल्स। तो आप आंसर मार्क कर पाएंगे। हैवीएस्ट ब्रीड इन बफेलो, आल्सो कॉल्ड मिनी एलिफेंट। मिनी एलिफेंट किसको बोलते हैं? जफराबादी। जफराबादी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको मिनी एलिफेंट बोलते हैं हम लोग। ब्रीड हैज़ फनल शेप्ड ट्रेट्स। तो भैया यहाँ से याद कर लो, चारों जितने भी 6 सिम्टम दिए गए हैं, सॉरी जितने भी 6 करेक्टरिस्टिक दिए गए हैं इस बफेलो के बारे में याद कर लो। आगे अगर क्वेश्चन बनता है इजीली आप मार्क कर पाएंगे। तो जफराबादी के बारे में सब कुछ हमने जान लिया। आंसर ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे हमने ले दिया कि भैया ये गुजरात से आती है, ठीक है, गुजरात से है। प्रोमिनेंट वाइड फोरहेड होता है इसके पास, ठीक है, वाइट पैचेस आपको देखने को मिल जाएंगे। आल्सो कॉल्ड पंज कल्याण, पंच कल्याण भी इसको बोलते हैं। हॉर्न कैसे होते हैं? ड्रूपिंग हॉर्न्स, ठीक है, ड्रूपिंग हॉर्न्स होते हैं। स्टूडियस या फिर स्लीपी आई, स्पेशली इन मेल्स, ये हो गया। यूजुअली ब्लैक होती है। एवरेज मिल्क यील्ड देख लो यहाँ पे। यूटिलिटी प्लॉइंग के लिए होता है, इसके जो ब्लॉक्स होते हैं हैवी प्लॉइंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। फनल सेप्टिट्स होते हैं और मिनी एलिफेंट भी इसको बोलते हैं। तो ये सारी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक इसके जफराबादी की हैं। समझ गए? सूरती के बारे में थोड़ा बहुत देख लो, कहाँ से है भैया? गुजरात से है, ये भी गुजरात से है। गुजरात के लोग सूरती ज़्यादा खाते हैं, बस ये याद रखो, सूरती। हालांकि यूपी वाले ज़्यादा खाते हैं लेकिन ये सूरती याद रखो, वहाँ की स्पेशल सूरती है। श्रुति पता है ना, जो ऐसे मलते हैं, जो बुढ़े लोग, वो नहीं दिखे तुम लोग, क्या नाम, पंचायत। चुनौतियाँ भुलाता बहुत है ना भैया, इसीलिए स्टील वाला नहीं लेते, महंगा पड़ता है। तो वही उस चुनौती में सुरती रखते हैं। एक तरफ दो तरीके से खुलता है वो, एक तरफ चूना, एक तरफ सुरती, तो इसीलिए सुरती, स्पेशल सुरती गुजरात से है। रस्टी ब्राउन कलर सिल्वर रस्टी ब्राउन सिल्वर ग्रे कलर की होती है। वेल शेप्ड, मीडियम साइज, बैरल वेस्ट शेप की होती है, ठीक है। हेड की बात करते हैं तो प्रोमिनेंट आइज, कॉन्वेक्स शेप की इसकी आइज होती है, प्रोमिनेंट कॉन्वेक्स शेप की आइज होती है। ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक याद रखना सुरती के बारे में। सिकल शेप्ड हॉर्न होते हैं, आई थिंक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। सिकल शेप हॉर्न कौन से ब्रीड की है? ये क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी, यहाँ तो नहीं आएगा। बाकी ब्रीड के याद रखना। वेलोइंग हमने बताया था कि मर्ड में चली जाती हैं, उनके जो बॉडी है हीट मेंटेन करने के लिए अपना गई भैंस पानी में, ठीक है। तो ये कुछ बता दिए 2-3 ब्रीड के बाद। जो बफेलो ब्रीड का पीडीएफ है हमने आपको टेलीग्राम पे फ्री में दे दिया है, जाके उसको डाउनलोड करके एक बार देख लीजिए सारे ब्रीड के बारे में। वही चीज़ें बताइए जो इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों यहाँ पे वेट वगैरह याद करने का, वजन याद करके क्या करोगे भाई भैंस का? जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वही याद करनी है, ठीक है। समझ गए आंसर क्या था इसका? जफराबादी। आगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहे हैं? इट इज़ अ लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट प्रैक्टिस वेयर द यंग एनिमल सच एज काल, पिगलेट और लैम्ब आर प्रोवाइडेड विद द सप्लीमेंट फीड डिजिग्नेटेड एरियाज दैट एडल्ट एनिमल कैन नॉट एक्सेस। तो यहाँ पे देखभाल हो रही है सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं, सच एज काल, पिगलेट एंड लैम्ब, को एक प्रॉपर सप्लीमेंट फीड प्रोवाइड किया जाता है। कौन सा होता है सिर्फ? वो होता है क्रीप फीडिंग, ठीक है, क्रीप फीडिंग। अगर केयर एंड मैनेजमेंट आप पढ़ते हैं कायदे से, अगर आपके पास नोट्स होगा पैडाउन का मास्टर नोट्स, हमने बढ़िया से केयर एंड मैनेजमेंट बना के दे दिया है। क्रीप फीडिंग उनको दिया जाता है जो आपके काल, पिगलेट, लैम्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं को पढ़ के जाता है, बड़े जो एनिमल्स होते हैं उसको एक्सेस नहीं मिलता, ठीक है। क्रीप फीडिंग इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्वेश्चन नंबर 10, गोट पॉक्स वैक्सीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट। तो कौन सा इंस्टीट्यूट है भैया गोट पॉक्स वैक्सीन बनाया था? तो IVARI। सो IVARI है, नहीं IVRI है ना, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पे है? इजात नगर में। इजात नगर कहाँ पे आता है ये आपको कमेंट में बताना है। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है भैया? करनाल, ठीक है। गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? नाम याद रखना। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? याद रख लेना, ठीक है। तो गोट पॉक्स वैक्सीन डेवलप किसने किया था? IVRI। यहाँ पे ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इंस्टीट्यूट के नाम जो हैं हर साल पूछे गए हैं, 2 नाम तो फिक्स रहते हैं,
ठीक है। तो जो सुंडा की बुक देख लो या फिर कोई और स्टैंडर्ड बुक है, उसमें जो इंस्टीट्यूट के नाम हैं, मेन मेन इंपॉर्टेंट नाम है, और प्लीज़ उसको याद कर लेना। अगर कोई नया इंस्टीट्यूट बना है पीआईबी वगैरह में, अगर न्यूज़ में आया होगा तो मैं आपको मॉक टेस्ट में दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। आपके पास अच्छे वाले मॉक नहीं है, ठीक है, फुल लेंथ मॉक एफएलटी जिसको हम नाम देते हैं, एफएल फुल लेंथ मॉक नहीं है, तो प्लीज़ जाके ज्वाइन कीजिए। हमने काफ़ी बेहतरीन लेवल क्वेश्चन उसमें ऐड किए हैं। 30 आपको मॉक मिल रहे हैं फुल लेंथ, और अनलिमिटेड क्वेश्चन इन सेक्शनल मॉक। मुझे जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, तेजस सर को जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन हम लोग सेक्शनल वाइज डाल रहे हैं, हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो वो जाके एक बार देखना ज़रूर। अगर आपके पास फुल लेंथ मॉक नहीं है, जाके पैडॉन का फुल लेंथ मॉक लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उससे आप बेहतरीन, मतलब बहुत ही लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हम ट्राई कर रहे हैं कि सी मतलब बहुत सारे कोचिंग क्या करते हैं, अपना स्टैंडर्ड हाई करने के लिए बहुत ही भारी भरकम क्वेश्चन डाल देते हैं, या फिर कोई लेबल ही नहीं रहता उनका एएफओ का। हमने एग्ज़ाम दिया है, हमें पता है, जो भी हमारे पास फैकल्टी सारे एएफओ हैं उनके द्वारा क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो वही लेवल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। एज पर एफएसएसएआई, इसके बारे में पता होगा, फूड सेफ्टी, ठीक है, फूड सेफ्टी के ऊपर काम करते हैं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपने देखा होगा जो भी चिप्स वगैरह लॉन्च हो रहे हैं, कोई भी खाद्य पदार्थ हो, कोई भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, तो सबसे पहले एफएसएसएआई से मोहर चाहिए कि भाई वो एक बार चेक करेंगे, उनका मोहर लगने के बाद ही आपको मार्केट में मिलता है देखने को, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका कोई भी प्रोडक्ट आपको ला के खिला दिए कोई भी, उसके लिए ये बहुत बड़ा चार्जेस है और उनको जुर्माना भी लग सकता है। तो इस इनके द्वारा बताया कि भाई जो आपका काऊ का मिल्क है उसका क्या स्टैंडर्ड रखा गया है, एसएनएफ परसेंटेज कितना होता है उसमें। तो आपको सारे चीज़ों बता देते हैं। आपका बफेलो, ठीक है, बफेलो मिल्क में बात करते हैं। यहाँ पे आपका फैट परसेंटेज लिख देते हैं, और यहाँ पे एसएनएफ परसेंटेज, आप एक बार याद कर लेना इसको। फैट परसेंटेज 6 और एसएनएफ 9, सबसे ज़्यादा बफेलो मिल्क का ही होता है एसएनएफ परसेंटेज में। उसके बाद काऊ मिल्क की बात करते हैं। काऊ मिल्क में फ़ैट परसेंटेज 3.2 बहुत कम हो गया, और 8.3 या फिर 8.5 आप मान सकते हैं, जो कि करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद गोट एंड एक सेकेंड सिप की बात करते हैं। तो फैट परसेंटेज 3 से 3.5, और इसका एसएनएफ परसेंटेज जो कि 9 है भैया। गोट और सिप के जो मिल्क होते हैं उसमें एसएनएफ परसेंटेज 9 होता है, बफेलो के बराबर है। कैमल की बात करते हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी लिख लो। कैमल मिल्क की बात करते हैं तो 2% इसमें फैट परसेंटेज होता है, और 6% इसमें एसएनएफ परसेंटेज होता है, ठीक है। तो ये एफएसएसएआई के द्वारा स्टैंडर्ड बताया गया है कि भाई ये कुछ स्पीसीज़ हैं और उनमें फैट परसेंटेज और एसएनएफ परसेंटेज कितना होता है, ये याद रखना। आई थिंक ये क्वेश्चन था 11 क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन बचा हुआ था हमारा, कौन सा, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन यूज इन रानीखेत डिजीज। इसका आपको आंसर बताना है मुझे कमेंट में, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं देखिए, बफेलो मिल्क इज मोर वाइटर देन काउ बिकॉज ऑफ। तो पूछा जा रहा है कि भैंस का जो दूध होता है वो ज़्यादा सफ़ेद होता है काऊ के मिल्क से के कंपेरिजन में, ऐसा क्यों होता है ये पूछा जा रहा है। तो जब ये क्वेश्चन आया था तो आपको लगता है कि कहीं किताब वगैरह में मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, थोड़ा सा रिवर्स किया गया है, ठीक है। अगर आपको ये पता होगा कि जो काऊ का मिल्क होता है येलो होता है, थोड़ा सा येलोइश होता है, ठीक है, और किसकी वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बफेलो का मिल्क ज़्यादा वाइट क्यों होता है, ये नहीं पूछ रहा है कि काऊ का मिल्क येलो क्यों होता है। ये सबको पता है कि भाई कैरोटीन प्रेजेंट होता है काऊ के मिल्क में, इसलिए वो थोड़ा सा येलोइश दिखता है। लेकिन यहाँ पे आंसर देना है बफेलो के बारे में। तो कैरोटीन का कन्वर्ट हो जाना किस में, कलरलेस विटामिन ए में, उसका मेन कारण है जो कि भैंस के दूध को ज़्यादा वाइट बना देता है, ठीक है। तो जो मेन डाइट होता है आपके काऊ का, जो चारा वगैरह खाती है, ग्रीन फॉडर वगैरह खाती है, तो उसमें कैरोटेनॉइड्स नाम का एक सबस्टेंस पाया जाता है जिसकी वजह से कैरोटीन की मात्रा बढ़ जाती है मिल्क में, और वो थोड़ा सा एलोइस दिखने लगता है। और जो कि यही चीज़ कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कलरलेस विटामिन ए में, और ज़्यादा वाइट बना देता है
भैंस के दूध को। समझ गए? तो यहाँ पे चीज़ ध्यान रखने वाली थी। जिनको सिर्फ काऊ का पता रहा होगा कि भाई कैरोटीन्स पाए जाते हैं, तो यहाँ पे और किसी ऑप्शन में कैरोटीन का नाम ही नहीं है, नामो निशान नहीं है। तो सिर्फ ये दिमाग ला के आप आंसर मार कर सकते भाई, अगर उसमें कैरोटीन पाया जाता है तो येलो है, तो ये कन्वर्ट हो किस में जा रहा है, कलरलेस विटामिन ए में, जो कि इसको ज़्यादा प्योर वाइट बना देता है। ठीक है। अब गाय और भैंस के बारे में चर्चा हो ही रही है, थोड़ा सा और जान लो। कुछ नेचुरल कंपोनेंट हैं, आपको बता देंगे कि भाई कौन सा मिल्क ज़्यादा बेटर है, गाय का मिल्क ज़्यादा बेटर है कि बफेलो का मिल्क। पहली बात आपको याद रखनी है कि जो ये बफेलो के मिल्क में फ़ैट कंटेंट सब ज़्यादा होता है काऊ के मिल्क से, और प्रोटीन भी ज़्यादा होता है कंपेयर करेंगे काऊ के मिल्क से। अगर आप कंपेरिजन के तौर पे गाय और भैंस का दूध लेके आते हैं और आप पियेंगे उसको, तो पता चलेगा भाई ज़्यादा थिक होता है भैंस का मिल्क। ठीक है, थोड़ा सा हैवी भी होता है, इसीलिए क्रीम वगैरह ज़्यादा मिलती है, इसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है, प्रोटीन ज़्यादा मिलता है भैंस के मिल्क में। हालांकि गाय हमारी माता है और प्योर शुद्ध जो देसी घी बोला जाता है, देसी काऊ का घी है, तो उसकी ज़्यादा वैल्यू है भले ही, लेकिन अगर हम बात करते हैं अदर फैक्टर की, तो यहाँ पे जो भैंस है हमारी वो विनर हो जाती है। बफेलो मिल्क रिच इन प्रोटीन, या फिर न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है बफेलो के मिल्क में ज़्यादा होता है, याद रखना। हाई अमाउंट ऑफ फैट एंड कैलोरीज, ये हाई अमाउंट ऑफ फैट और कैलोरीज आपको देखने को मिलेगा देन काउ मिल्क। समझ गए? और अभी हमने बात किया जो येलो कलर होता है काउ मिल्क ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन्स या फिर कैरोटीनॉइड्स नाम का एक सब्सटेंस होता है जो कि गाय के डाइट्स में पाया जाता है। अगर आप ज़्यादा हरा चारा खिलाएंगे ज़्यादा मिलेगा, और ज़्यादा उस तरीके की कलर्स आपको मिल्क में शो होती हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि कैरोटीन्स पाया जाता है काऊ के मिल्क में, इसलिए थोड़ा सा आपको एलोइस नज़र आते हैं। बफेलो मिल्क रिच इन कैल्शियम, तो कैल्शियम की मात्रा भी ज़्यादा मिल रही है, तो ये जाहिर सी बात है ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मेन फैक्टर तो यही है ना कि भाई कैल्शियम लेना है तो दूध पियो। बच्चों को हड्डी मजबूत करने के लिए बचपन में क्यों सबको दूध पिलाते हैं, क्योंकि कैल्शियम का रिच सोर्स है, मैग्नीशियम का रिच सोर्स है। ठीक है, विटामिन डी विटामिन 12 सारे मिल रहे हैं, लेकिन कैल्शियम की मात्रा बफेलो के मिल्क में ज़्यादा मिलती है। हालांकि जो जिनका उस तरीके का लीवर सिस्टम नहीं है, तो वो पचा नहीं पाते हैं बच्चे भैंस के मिल्क को, क्योंकि थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा सा हैवी होता है। तो ओवरऑल फैक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे विनर कौन है आपका बफेलो। थोड़ा सा कंपेरिजन आपको बता दिया, आइडिया लग गया कि भाई बफेलो का मिल्क थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होता है काऊ के मिल्क से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछ रहे हैं, विच टाइप ऑफ इमल्सन फाउंड इन मिल्क। तो मिल्क में कौन से प्रकार का इमल्सन पाया जाता है। तो क्या आपने कभी सुना है इमल्सन वर्ड, कभी सुना है आपने, कभी सर्च वगैरह किया क्या होता है। जो जिस टाइम पे ये क्वेश्चन अपीयर हुआ हुआ एग्जाम में, तो बहुत सारे बच्चे तो पहले ही वर्ड छोड़ देख के छोड़ गए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऑप्शन में बहुत ज़्यादा क्लोज है। ऑयल इन ऑयल क्या मतलब है भैया, वाटर इन ऑयल, फैट इन ऑयल इन वाटर, वाटर इन वाटर क्या मतलब है। तो एक तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा यहाँ पे इमल्सन से लेकर। सबसे पहले उसी को समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड और लिक्विड बात हो रही है यहाँ पे, लिक्विड और लिक्विड है। या तो मान लो आपके पास वाटर है और आपका ऑयल है। ठीक है, कभी आपने देखा है कि कहीं पे ऑयल है किसी डब्बे में, ठीक है, सॉरी यहाँ पे पानी है, ठीक है, उसके ऊपर दो तीन बूंद किसका डाल दो, ऑयल का डाल दो, तो ऑयल क्या होती है, ऊपर तैरती रहती है ना। आपके पास एक डंडा लो, डंडे पे इसमें डालो डब्बे में और इसको मिला दो, जोर से घुमा दो और सारा कुछ मिल जाए यहाँ पे। ठीक है, तो ऑयल और पानी क्या होता है, मिक्स हो जाता है। तो यही प्रक्रिया जो होती है, दो लिक्विड फॉर्म को, दो मिक्सचर हैं, दो आपके दो लिक्विड हैं, उनको मिक्स करना ही आपका इमल्सन कहलाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आपके पास, आपने कभी मेयोनीज वगैरह खाई है, कभी केएफसी में जाना बर्गर मांगना, चाहे आपका जिंगर बर्गर हो, नॉर्मल बर्गर हो अच्छे वाले, तो उसमें आपको बीच में मेयोनीज बनी आपको मिलेगी, सफ़ेद सफ़ेद होता है, क्रीम नहीं होता वो, ठीक है, वो मेयोनीज बोलते हैं। वो इसी का एग्जाम्पल है, जैसे कि वो आपका ऑयल रहता है कोई, और उसको विनेगर विनेगर के साथ मिक्स करके बनाते हैं, थोड़ा सा टेस्ट वगैरह बढ़ाने के लिए बस, तो बीच में डाल देते हैं, टेस्ट वगैरह बढ़िया बन जाता है उसका, थोड़ी स्मेल वगैरह भी अच्छी आती है। बिल्कुल क्रीम नहीं होता वो, बस इन दोनों का मिक्सचर होता है। तो क्वेश्चन क्या है कि भैया इमल्सन कौन सा पाया जाता है मिल्क में। अब मिल्क जो है हमारे पास मैक्सिमम लिक्विड है, वहाँ पे आपने देखा होगा, नाम सुना होगा भाई, दूध में पानी मिला दिए। ठीक है, पहले ही पानी रहता है और पानी मिला दिए, तो दूध में पानी मिलाना नहीं है। तो बहुत सारे लोग क्या मार के आएंगे, वाटर इन वाटर या फिर वाटर इन ऑयल, मैक्सिमम लोग यही मार के आएंगे। ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी, ऑयल इन वाटर। हमारे पास मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर है वहाँ पे,
कुछ ड्रॉपलेट आपके ऑयल के मिलते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे घी वगैरह कैसे बनेगा भाई, जब उसका प्रॉपर प्रोसेसिंग वगैरह करके घी निकालते हैं, फैट क्रीम वगैरह निकालते हैं, तो यही जो कुछ कंटेंट ऑयल वगैरह होता है वो इस तरीके से फॉर्म हो जाता है। अगर हम दूध को गर्म करते हैं तो वाटर जो है कंटेंट आपको इवापोरेट हो जाता है, तो मैक्सिमम यही चीज़ें बचती हैं। तो ऑयल इन वाटर, ये आपका इस टाइप का इमल्सन पाया जाता है। इमल्सन समझ लिया कि भाई दो लिक्विड है, दोनों को मिक्स करना है, ब्रेक इमल्सन बोलते हैं। अब दूध में कौन सा पाया जाता है, तो आपका ऑयल इन वाटर, ऑप्शन नंबर डी उस टाइम पे करेक्ट था, ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, आरएम टेस्ट इज यूज्ड इन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिचर्ड मिशेल टेस्ट। ठीक है, आरएम टेस्ट क्या बोलते हैं, रिचर्ड मिशेल टेस्ट। ये ज़्यादातर आपका डेयरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे मिल्क के प्रोडक्ट हैं, जैसे कि आपका बटर फैट। ठीक है, बटर फैट को मेज़र करने के लिए कि उसकी प्योरिटी क्या है, क्वालिटी और प्योरिटी को मेज़र करने के लिए आरएम टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे पास मिल्क के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बटर फैट में कौन कौन से आता है, घी भी आता है भैया और बटर भी आता है, तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, तो उस टाइम पे मैक्सिमम करेक्ट ऑप्शन क्या था, घी। ठीक है, तो यही ऑप्शन माना गया था, जिनका घी लगाया था जिन्होंने, उनका ऑप्शन करेक्ट था। आई थिंक बटर नहीं रहा होगा, अगर बटर रहा होगा दोनों ऑप्शन देना चाहिए। ये जो बाद में निकलने के बाद बच्चे ऑप्शन बनाते हैं अपना, तो बटर तो नहीं होना चाहिए, घी जो ऑप्शन था वो करेक्ट था इस क्वेश्चन के लिए। तो आरएम टेस्ट समझ गए। तो इस तरीके से बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि डेयरी इंडस्ट्री में किए जाते हैं, आपको मैं बारी बारी से लिखवाते हैं आपको। तो पहला टेस्ट जो है, आप हेडिंग डालिए, पहला टेस्ट आपका C.O.B COB टेस्ट। इसको पूरा नाम क्या है, क्लॉट ऑन बॉइलिंग। ठीक है, क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट। तो क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट, तो ये क्यों किया था, बॉइलिंग से मतलब क्या समझना है, भाई बॉयल करना है किसको, मिल्क को। तो हमारे पास मिल्क है, तो पर्पस जान लेते हैं भैया, क्या करेंगे COB टेस्ट का, तो मिल्क में चेक करना है कि वो पास्चुराइजेशन या फिर हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए सुटेबल है कि नहीं है, किसे किसके लिए, बस ये याद रख लो, पास्चुराइजेशन और एनी हीट ट्रीटमेंट। अगर हम मिल्क का करना है तो क्या उसके लिए वो सुटेबल है कि नहीं है, बस इसका यही पर्पज़ होता है। एक और टेस्ट है इसमें, कौन सा, एल्कोहल टेस्ट। एल्कोहल टेस्ट, भैया एल्कोहल टेस्ट क्यों कर रहे हैं मिल्क का, तो हमको अगर जानना होगा कि भाई मिल्क में एसिडिटी की मात्रा कितनी है, एसिडिटी ऑफ मिल्क, अगर आपको ये चेक करना है तो ये टेस्ट करा दो। तो जब इसको मिक्स कराएंगे, एल्कोहल ले लो, ठीक है, एल्कोहल प्लस मिल्क आपने ले लिया, उनको मिक्स करने के बाद जब आप देखेंगे तो क्लॉटिंग जम जाएगी। क्लॉटिंग समझते हैं, ठीक है, क्लॉटिंग जम जाएगी, तो यानी कि वहाँ पे हाई एसिडिटी मिलेगी आपको मिल्क में। क्लॉटिंग जमी तो आपका हाई एसिडिटी, इसका मतलब है कि भैया मिल्क उतना सेफ नहीं है। उसके बाद थर्ड नंबर कौन सा टेस्ट है, फैट टेस्ट। फैट टेस्ट में कुछ नहीं है, बस चेक करना है आपको फैट कंटेंट कितना है, टू मेजर द फैट कंटेंट। ठीक है, फैट कंटेंट आपको चेक करना है किसमें, मिल्क में, तो ये वाला टेस्ट करा दो। लेकिन चेक कैसे करेंगे, इसके लिए एक डिवाइस आती है, क्या नाम है उसका, बैटेरियोमीटर। याद रखना, अगर आपको फैट कंटेंट चेक करना है मिल्क में तो बैटेरियोमीटर लगाना है, जो कि वो सेपरेट कर देगा आपके फैट को फ्रॉम मिल्क। ठीक है, फैट को मिल्क से सेपरेट कर देगा। स्पिनिंग कराते हैं ना, जैसे कि आपका हाई स्पीड पे स्पिन कराते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन आपने देखा होगा, तो वही प्रक्रिया करते हैं, फैट को अलग कर देते हैं मिल्क से। बैटेरियोमीटर लगा के हम इस चीज़ को, इस टेस्ट को करते हैं, बस ये याद रखना। आगे और भी टेस्ट हैं, उनको देख लेते हैं। एक है आपका चौथे नंबर पे हेंसा, हेंसा टेस्ट। ये टेस्ट क्यों करते हैं, अगर किसी के पास तबेला है और या तो जी जा रहे हैं सुबह सुबह दूध देने किसी के, और किसी ने मंगाया कि भाई प्योर देसी गाँव काऊ का दूध लेके आना, और उन क्या पता चला कि भाई उनके यहाँ दूध की कमी पड़ गई। ठीक है, तो वो क्या किए कि हम उनके यहाँ भैंस का दूध था तो उससे मिला दिए। अगर आपको ये पता करना है कि भैंस का दूध है कि गाय का दूध है, मिक्स तो नहीं हुआ है किसी दूसरे में,
तो ये हेंसा टेस्ट करा देते हैं, ठीक है। बस ये होता है और कुछ खास इसका टेस्ट है का मतलब है नहीं। 5वें नंबर पे देखते हैं कौन सा टेस्ट है, आयोडीन, आयोडीन टेस्ट। तो आयोडीन टेस्ट का क्या पर्पज़ है, अगर आपके पास मिल्क है और आपको चेक करना है कि मिल्क में स्टार्च कितना है, ठीक है, स्टार्च कंटेंट चेक करना कितना प्रेजेंट है, तो आपको आयोडीन टेस्ट करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि भैया आयोडीन ले लो, आयोडीन ले लो और इसका आयोडीन का सोल्यूशन और इसको मिल्क में मिक्स कर दो। अगर मिल्क का कलर जो है कैसा हो जाएगा, ब्लू से ब्लू या ब्लैक, ब्लू ब्लैक हो जाता है, तो यानी कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। तो ये चीज़ यहाँ पे एडल्ट्रेशन को शो करती है, ठीक है, एडल्ट्रेशन को शो करती है। बस ये है आयोडीन टेस्ट का मतलब। और आगे देखते हैं टेस्ट नंबर 6 कौन सा है, नाइट्रेट टेस्ट। नाइट्रेट टेस्ट क्यों करते हैं इसको, हमारे पास मिल्क है और हमें जानना है कि उसमें रेन वाटर कितना प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हमको रेन वाटर पता करना है मिल्क में प्रेजेंट है कि नहीं है, तो हम नाइट्रेट टेस्ट करा देते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट लेते हैं और उसको मिल्क में मिला देते हैं, ठीक है। मिलाने के बाद चेक करते हैं कैसा रिएक्शन होता है। अगर कोई रिएक्शन होता है यानी कि उसमें रेन वाटर प्रेजेंट है, अगर नहीं होता तो मतलब रेन वाटर नहीं प्रेजेंट है। बस यही नाइट्रेट टेस्ट का यही मतलब है। और भी एक दो टेस्ट है वो भी बता देता हूँ मैं। हाँ, SNF टेस्ट 6 नंबर हो गया ना। SNF का अगर आपको टेस्ट कराना होगा, आपको जानना है कि मिल्क में SNF कितना प्रेजेंट है, सॉलिड नॉट फैट, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर के इस्तेमाल से हम लोग SNF कंटेंट कैलकुलेट करते हैं कितना है मिल्क में, यानी कि मतलब एक तरीके से डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी पता करनी है कि भाई कितना डेंस है, तो हम SNF टेस्ट कराते हैं। अगर कभी बाई चांस क्वेश्चन आ गया कि फ्रेश मिल्क का पीएच कितना होता है, फ्रेश मिल्क का पीएच वैल्यू बताओ, तो बता देना 6.6 से 6.8 के बीच में रहता है। बस ये कुछ डाटा था, मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग टेस्ट जो होते हैं, ठीक है। मेन क्वेश्चन क्या था कि भैया RM टेस्ट इज़ यूज्ड इन, जो हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए हम RM टेस्ट करते हैं मैक्सिमम डेयरी इंडस्ट्री। तो बटर और घी में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, घी, ठीक है। समझिए क्वेश्चन नंबर 24, समझिए 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं, the process in which large fat globules are broken into smaller particles is known as। तो ये एक तरीके से यहाँ पे जो नाम दिए गए उनका उनमें से एक का डिफिनेशन दिया गया है, ठीक है। अगर आपने प्रोसेसेस अलग से पढ़े होंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि भाई जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं मिल्क में, उनको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना, ये आपका क्या कहलाता है, होमोजिनाइजेशन। तो होमोजेनाइजेशन का जो प्रोसेस है एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। और मेनली इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, होमोजेनाइज्ड मिल्क क्यों आपको देखने को मिलता है मार्केट में, क्योंकि भैया उसकी सेल्फ लाइफ जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है, उसमें टेक्सचर जो है उसका टेस्ट जो है थोड़ा सा बेटर बन जाता है, ठीक है, उसमें कंसिस्टेंसी बनी रहती है। तो आपने देखा होगा जब कभी मार्केट में दूध लेने जाएंगे तो उनका दूध जो होता है वो बहुत ही यूनिफॉर्म कंसिस्टेंट रहता है, ठीक है। वो जल्दी फटता नहीं है। अगर नॉर्मल मिल्क आप रख देते हैं कहीं पे तो फट जाता है, तो वो होमोजेनाइज्ड मिल्क होते हैं, जल्दी फटते नहीं हैं। तो मेन कारण क्या है कि भाई जो फैट ग्लोबुल्स हैं नॉर्मल मिल्क में, उसको ब्रेक करके स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। वो कैसे तोड़ते हैं, जैसे कि बड़े इंडस्ट्री में बड़े बड़े ये प्रेशर के मशीन लगी होती है, ठीक है, और इसकी इस ओपनिंग बहुत ही स्मॉल होती है। तो इसमें क्या करेंगे, जो नॉर्मल मिल्क होता है उसको ला के डाल देंगे, सारे मिल्क भर देंगे और इसको हाई प्रेशर पे दबाएंगे, ठीक है, और स्मॉल ओपनिंग से वो यहाँ से निकलता है। तो ये जो मिल्क निकलता है इसकी कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्म तरीके से सारे पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो ये आपका होमोजेनाइज्ड मिल्क कहलाता है। तो इसी वजह से सारे जो फैट कंटेंट हैं ये पूरे तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और पूरे मिल्क में यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपने देखा कि जो आपने कभी भी आप मार्केट से दूध लेंगे तो उसमें क्रीम वगैरह ऊपर से कभी नहीं दिखेगी। तो ये होता है आपका होमोजेनाइजेशन का मतलब। तो होमोजेनाइजेशन का मतलब समझ गए, थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ें हैं। तो डेफिनेशन अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं तो बुक्स निकाल के जो नोट्स आपके पास है एक दो बार देखिए, ठीक है, एक्टिव रिकॉल करने की सोचिए और मेन कीवर्ड याद रखिए ताकि आप डेफिनेशन उससे बना पाएँ। ऐसे और टर्म है, जैसे पास्चुराइजेशन का क्या मतलब है, एक हीटिंग प्रक्रिया है, किसी स्पेसिफिक हीट पे हम दूध को गर्म करते हैं ताकि उसमें से जो हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह हों वो मर जाएं और हमारे जो दूध है उस पर कोई भी इफ़ेक्ट ना हो, उसके टेस्ट पे, उसकी क्वालिटी पे, उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू पे कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े, ठीक है।
तो इस तरीके से इस टेम्परेचर पे हम गर्म करते हैं दूध को, ताकि उसमें जो हार्मफुल बैक्टीरिया वो मर जाए, बाकी टेस्ट वगैरह क्वालिटी वगैरह हमारे दूध की बिगड़े ना। तो ये बहुत सारे अलग अलग मेथड हैं, उनको समझते हैं। तो मिल्क प्रोसेसिंग हेडिंग डाल लो। मिल्क प्रोसेसिंग में अलग अलग मेथड हैं। तो पहला तो हमने अभी देख लिया, होमोजेनाइजेशन, ठीक है, समझ लिया इसको आपने। दूसरा आपका पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन, तो अगर किसी मिल्क का पास्चुराइजेशन करना है तो उसमें भी अलग अलग मेथड है। जैसे कि पहला है आपका लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, एल टी। तो ये बहुत ही स्मॉल स्केल पे इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको पूछे कि भैया एल टी में कितना टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं, अगर लो टेम्परेचर है तो टेम्परेचर लो ही रखेंगे, कितना 63 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और टाइम कितना रखेंगे इसमें, लगभग आधा घंटा। लॉन्ग टाइम है, आधा घंटा लेना ही पड़ेगा। और दूसरा जो है इसमें हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, HTST, ठीक है। अब हाई टेम्परेचर दे रहे हैं तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए इसमें, टेम्परेचर कितना होगा 72 डिग्री सेंटीग्रेड। और टाइम बहुत ही कम, कितना 15 सेकेंड। समझ रहे हैं, 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना है दूध को, 15 सेकेंड तक गर्म करो, आपको वहाँ पे परिणाम मिल जाएगा। तो ये जो मेथड होता है HTST, मैक्सिमम जो आपके कमर्शियल डेयरी होते हैं उसके प्रोसेसिंग में इस्तेमाल किया जाता है। अगर मिल्क में कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह है उसको किल करने के लिए, मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए HTST का इस्तेमाल करते हैं। 72 डिग्री पे लेना है, 15 सेकंड तक गर्म करो, सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं वहाँ पे। एक और मेथड होता है इसमें, कौन सा, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, ठीक है। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पे इसको गर्म करेंगे और बहुत ही लो टाइमिंग रखते हैं। जैसे कि मिल्क को 135 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे और टाइम रखेंगे बस 2 से 5 सेकेंड तक। 2 से 5 सेकंड तक मिल्क को रखना है और इतने हाई टेम्परेचर पे। अगर आपने यूएसटी मेथड लगाकर किसी मिल्क को पॉस्चराइजेशन कर दिया, ठीक है, तो उसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं, जल्दी ख़राब नहीं होता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म उसको सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ये मेथड अपनाते हैं मिल्क में, ठीक है। अगर आपको पूछे कि भाई क्यों करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है पॉस्चराइजेशन का, समझ गए, सेफ्टी। तो पहले तो बैक्टीरिया वगैरह किल हो रही है, हमारे सारे जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो मर जा रहे हैं दूध में से, दूध की सेल्फ लाइफ बढ़ रही है, और जो भी न्यूट्रिएंट वैल्यू है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है मिल्क की, वो भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, उसकी क्वालिटी टेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, ठीक है। मिल्क प्रोसेसिंग का ये मेथड आपको समझा दिया हमने। और एक टर्म है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन, तो ये भी आपका डेयरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया था, काफ़ी फेमस टर्म है सेंट्रीफ्यूगेशन। जब हमें मिल्क से क्रीम को अलग करना रहेगा तो हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका स्पिनिंग फोर्स लगता है, ठीक है। आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सुना है कभी, तो वैसे से ये टर्म बना है सेंट्रीफ्यूगेशन। उसमें क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, जैसे आपने मौत का कुआं देखा होगा कभी, तो मौत के कुएं में जो लोग गाड़ी चलाते हैं ये पट्टे पे, तो वो लोग बाहर नहीं उड़ जाते हैं कभी, क्योंकि उनका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सेंटर की तरफ लगता है। तो इसी तरीके से ये स्पिनिंग प्रोसेस होता है। जब मिल्क में हम लोग कोई भी मशीन डाल के स्पिन करते हैं तो उसमें से हम क्रीम को सॉरी दूध से क्रीम को अलग कर देते हैं। बस यही मतलब है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन का। इसमें चौथा जो वर्ड है आप उसको देखिए, इमल्सिफिकेशन। ये भी आपका डेयरी इंडस्ट्री में यूज होता है। जैसे अभी हमने एक टर्म देखा, क्या था, इमल्सन, तो उसी से ये बना है इमल्सिफिकेशन। उसमें क्या हमने देखा था कि जो दो दो लिक्विड है, ठीक है, उनको दोनों को मिक्स करना, ठीक है, मिक्स कर दिए, और इसी प्रक्रिया को हम लोग इमल्सन बोलते हैं या फिर इमल्सिफिकेशन, लाइक ऑयल एंड वाटर। अभी हमने पीछे देखा ये वाला टर्म था ना इमल्सन, कौन सा पाया जाता है, ऑयल एंड वाटर। तो दो लिक्विड को जो कभी मिक्स नहीं होते उनको मिक्स करने की प्रक्रिया को आपका इमल्सिफिकेशन या फिर इमल्सन बोलते हैं, ठीक है। समझ गए ये चारों टर्म। और ये जो पांचवा टर्म है ब्रेकिंग, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है डेयरी में, क्योंकि ब्रेकिंग मतलब कि तोड़ना, बस यही समझ लो, ब्रेकिंग यानी कि ब्रेकिंग, बस इसको मैच कराने के लिए इसको डाल दिए ब्रेकिंग। अब अगर आपके पास नोट्स है पैड ऑन का, तो भैया इसमें कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि टाइप ऑफ अलग अलग मिल्क हैं, स्टैंडर्डाइज मिल्क, टोन मिल्क, डबल टोन मिल्क, स्टेरलाइज्ड मिल्क, तो सभी के SNF परसेंटेज वगैरह पूछे जाता है एग्जाम में। तो अगर आपके पास नोट्स है तो टेबल याद कर लेना अच्छे से, या फिर आपके पास नोट्स कोई नहीं है सोर्स, तो TNU की जो वेबसाइट है उसका जो मेन डेयरी वाला जो पोर्टल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। एक पेज का जो वेबसाइट है उसको जाके पूरा ध्यान से एक बार पढ़ लेना, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। नहीं तो नोट्स डाउनलोड करना, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो
क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछ रहे हैं, सेक्रेशन ऑफ मिल्क बाय ग्लैंडुलर secretory tissue of milk animals and their collection in the various system terminating its let down specific stimuli। काफ़ी भारी भरकम शब्द यूज किए गए हैं। इसका सिंपल यही मतलब है, जो डेफिनेशन निकल के आ रहा है कि भाई सेक्रेशन ऑफ मिल्क बाय द मेमरी ग्लैंड्स इन मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल। तो मेमरी ग्लैंड से जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स है वहाँ से सिक्रेशन होना, मिल्क का सिक्रेट होना, और उनको खास तरीके से कलेक्ट करना। जैसे कि हम लोग नेचुरल भी कलेक्ट कर देते हैं, अलग अलग मेथड है नेचुरली कलेक्ट करने के मिल्क को, और उसके लिए मैकेनिकल मेथड भी हैं, जैसे मिल्किंग मशीन आती है ना, उसके द्वारा भी हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं। तो बस यही सेम मतलब है। ये डिफिनेशन किसका है, लैक्टेशन का। ठीक है, लैक्टेशन में जब कोई काऊ रहती है, लैक्टेशन यानी कि दूध देना। अब भाई दूध बनेगा तभी तो देगी, तो यही बोल रहे हैं कि भैया सेक्रेशन ऑफ मिल्क बाय द मेमरी ग्लैंड इन मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल। तो मेमरी ग्लैंड से मेन आपका दूध बन रहा है और हम लोग उसको किसी मेथड के द्वारा कलेक्ट कर रहे हैं। तो यही आपका मेन डिफरेंस बनता है लैक्टेशन की। ठीक है, लैक्टेशन समझ गए। यहाँ पे एक टर्म है सर्विस पीरियड। पीरियड यानी कि टाइम। किसका टाइम भाई, सर्विस का। टाइम बिटवीन काल्विंग, जो बर्थ देने की प्रक्रिया हो रही है ना काऊ में, तो पूरा जो समय लग रहा है मैटिंग के बाद जब बर्थ देती है, तो वो पूरा जो टाइम रहता है उसको बोलते हैं सर्विस पीरियड। और ये जो लिखा है ए, ऑप्शन नंबर ए में गैलेक्टोपोइटेटिक, तो ये एक आपका सबस्टेंस होता है, मिल्क में पाया जाता है, जो कि मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। बस ये याद रखो। और यहाँ पे एक टर्म लिखा गया है ऑप्शन नंबर डी में गैलेक्टोसाइड, तो ये भी आपका एक शुगर कंपाउंड पाया जाता है मिल्क में एज ए एंजाइम के रूप में, जो कि अगर अगर आप जैसे दूध पीते हैं तो आपको पच जाए, तो एक तरीके से वही काम करता है कि भाई ह्यूमन वगैरह में डाइजेशन को काफ़ी हेल्प करे। तो ये होना ज़रूरी है मिल्क में। तो ये कुछ टर्म्स के मैंने आपको बता दिए क्या काम है। और मेन डेफिनेशन पूछा गया था लैक्टेशन का, जो कि आप मैंने बता दिया। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है 26 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछ रहे हैं, हाईएस्ट लैक्टेशन लेंथ ऑफ विच गोट। तो गोट के जो अलग अलग ब्रीड हैं उनके नाम दिए गए हैं। पूछ रहे हैं कि कौन सी गोट ब्रीड का जो लैक्टेशन लेंथ है काफ़ी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन है आपके बारबरी, बीटल, सिरोही, मालबरी या फिर जमुनापारी। अगर आपने गोट ब्रीड अच्छे से किया है तो आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ही नाम है जमुनापारी, जिसका सबसे ज़्यादा लैक्टेशन लेंथ होता है पूरे गोट में। इंडियन की बात हो रही है। अगर आपको पूरे ओवरऑल गोट ब्रीड में बात करेंगे तो आई थिंक सैनन करके ब्रीड जो है वो एग्जॉटिक ब्रीड है, उसका सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ गोट की ब्रीड्स मैंने लिख दिए हैं, आप उनको एक बार देख लेना। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या दिया है। जमुनापारी कहाँ से है भैया, उत्तर प्रदेश से है, ये याद रखना। अगर जमुनापारी से क्वेश्चन बना तो आप बता ले जाएँ कहाँ से बिलोंग करती है। क्वीन ऑफ गोट भी से बोला जाता है। वाइट कोट, टैन और ब्लैक मार्किंग ऑन द नेक एंड ईयर्स। तो सफ़ेद कलर की होती है, लेकिन आपको टैन और ब्लैक मार्किंग कहाँ पे दिखे, नेक और ईयर पे। इसके कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर दिए गए हैं, जैसे कि भैया इसका जो नोज़ है रोमन नोज़, ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्टिव फीचर है। कॉन्वेक्स फेस होता है, टर्म्ड हेयर गिविंग देम पैरट लाइक माउथ अपीयरेंस। जो इसका मुंह होता है पैरट लाइक होता है, ठीक है, इस तरीके से बने होते हैं। दे हैव लार्ज पेंडुलस ड्रोपिंग ईयर, तो इसके कान होते हैं जो लंबे लटकते हुए आपको ऐसा दिखाई देते हैं। ठीक है, बर्थ वेट, एवरेज बर्थ वेट जमुनापारी किड्स अप टू 4 kg, जो उसके बच्चे होते हैं उसका जो वेट होता है लगभग 4 kg का होता है। दे टिपिकली स्टार्ट किडिंग एट द एवरेज एज, 20 से 25 मंथ में किडिंग स्टार्ट कर देते हैं। मिल्क यील्ड की बात करते हैं तो 2 से 2.5 kg मिल्क पर डे ये दे सकते हैं, मतलब ठीक ठाक है भाई। सभी इतना गोट अधिकतर दूध देते नहीं हैं। अगर आप जमुनापारी को अपने यहाँ पे पालन पोषण कर रहे हैं तो दूध वगैरह भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लैक्टेशन पीरियड की बात करते हैं 150 से 250 डेज तक रहता है, लॉन्गेस्ट एमंग ऑल। ठीक है, सभी में सबसे ज़्यादा है इसका। द फैट कंटेंट दियर मिल्क रेंजेस 3 से 3.5। दे थ्राइव्स बेस्ट ओपन रेंज कंडीशन, मतलब भैया इसको छोड़ दो, मतलब बेस्ट ब्रीड है कि भाई ब्राउजिंग करने में। अगर इसको जहाँ भी पत्ते सत्ते मिल जाते हैं, चढ़ ओढ़ के, पहाड़ वहाड़ पेड़ वगैरह भी है उस पर चढ़ के आराम से पत्ते सत्ते मस्त खाती है, तो ओपन कंडीशन के लिए बहुत अच्छी ब्रीड मानी जाती है। इसको बांध के खिलाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, इसको छोड़ दो अपना खाना पीना खुद ढूंढ लेती है। ठीक है, उसके बाद है बीटल।
प्राइमरली फाउंड इन स्टेट पंजाब, पंजाब का ये ब्रीड है बीटल। तो इसको हम किस लिए ग्रो करते हैं, मिल्क और मीट प्रोडक्शन दोनों के लिए। स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू जमुनापारी, जमुनापारी से छोटा होता है। इससे कलर की बात करें तो ब्लैक एंड ब्राउन कलर का होता है। वाइट स्पॉट आपको इसके शरीर पे देखने को मिल जाएंगे इस तरीके से, ये देखो। और जो मेल्स होते हैं टिपिकली उसमें बियर्ड पाए जाते हैं। तो इसकी अगर जो फीमेल है किडिंग कब स्टार्ट करती है, एवरेज क्या है 20 से 22 मंथ। बिटल गोट्स इल्ड कितना होता है भैया, 2 kg मिल्क आपको दे देगी पर डे के रूप में। और एक एक और ब्रीड है आपकी बारबरी। तो ये बारबर रीजन पंजाब हरियाणा यूपी में पाई जाती है। शॉर्टेस्ट ब्रीड एमंग द गोट, ये शॉर्टेस्ट ब्रीड है, काफ़ी याद रखना, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, विच आर द फॉलोइंग शॉर्टेस्ट ब्रीड एमंग ऑल गोट ब्रीड, तो आपका ऑप्शन देगा बारबरी, बीटल, सिरोही, जमुनापारी। तो आप आंसर मार्क करके आ जाना बारबरी, ठीक है। बारबरी और बीटल में कंफ्यूज मत होना, मैक्सिमम लोग इसी में कंफ्यूजन रहते हैं। अब आल्सो नोन एज सिटी ऑफ गोट, सिटी ऑफ गोट के भी नाम जानते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ गोट्स। जमुनापारी को क्वीन ऑफ गोट और इसको बोलते हैं सिटी ऑफ गोट। सिटी ऑफ गोट यानी कि भैया गांव गिराव में नहीं दिखती है आपको, दिल्ली मुंबई के जो लोग हैं वो पालते हैं, ठीक है। बहुत साफ सफाई इसको चाहिए। और भेड़ों की तरह नहीं कि झुंड में टहल रही हैं कीचड़ में खेल रही हैं, सिटी ऑफ गोट है तो शहरों में रहने वाली है ये। यूज़ फॉर स्टॉल फीडिंग, स्टॉल फीडिंग समझते हैं, यानी कि इसको हम कंट्रोल फीडिंग देते हैं, ठीक है। यानी कि बांध दो बढ़िया से किसी शेड में, अगर आप इसका पालन कर रहे हैं तो जब ब्रीड लाइए तो इसको बांध दीजिए और बढ़िया से चारा वारा खिलाने के लिए उसका व्यवस्था कर दीजिए, पानी वगैरह व्यवस्था कर दीजिए, ये मस्त से आपके यहाँ रहेगी। बस यही होता है स्टॉल फीडिंग का मतलब। तो ये हो गया। और बारबरी ब्रीड आर रेज्ड प्राइमरली फॉर द मिल्क एंड मीट, दोनों के लिए इस्तेमाल की जाती है। कलर क्या है भैया, वाइट एंड पर्पल दोनों मिक्स है कलर है। ज़्यादा दूध नहीं देती है, लगभग 1.1 से 1.5 kg मिल्क पर डे ये दे देती है। और इसके पास रिप्रोडक्शन की अच्छी कैपेबिलिटी है, ये 2 से 3 बच्चे एक बर्थ में दे देती है, ठीक है। दे आर प्रोलिफिक ब्रीड ऑफन किडिंग ट्वाइस विद इन 12 to 15 मंथ, 12 से 15 महीने में 2 बार ये बच्चे आराम से दे देती है, ठीक है। 5 से 6 बच्चे आपको लेने हैं साल में, तो बारबरी को लाइए, ये अच्छा खासा रिप्रोडक्शन करके देगी। तो 3 ब्रीड के बारे में बता दिया, अगर आपके पास नोट्स है तो सारे ब्रीड को अच्छे से पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछ रहे हैं। व्हाट फीड कन्वर्जन रेशियो इन बॉयलर चिकन। अब फीड कन्वर्जन रेशियो पूछा जा रहा है बॉयलर चिकन में। जो आप लोग चिकन उकन खाते हैं ना कॉलेज के बाहर, एक तो चिकन वाले भैया रहते ही हैं जिन्होंने कॉलेज वगैरह किया, तो राहुरी के बाहर 2-3 बैठे थे, उनका पूरा धंधा कॉलेज के बच्चों ही चलाते थे। कुछ लोग ऐसे हैं उनको तीनों टाइम चिकन दे दो तब पर भी वो मौज से खाएंगे, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो यह पूछा रहा है कन्वर्जन रेशियो, कन्वर्जन रेशियो का क्या मतलब है, भाई कितना खा रहा है और कितना वो बढ़ रहा है कि नहीं। अब मेन फैक्टर क्या होता है चिकन में कि भाई वो उनका खाना ही सब कुछ होता है। आप देखें कहीं जाके पोल्ट्री में तो वो दिन भर खाते रहते हैं, दिन भर खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहेंगे वहाँ पे। तो फीड का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप पोल्ट्री का लगा रहे हैं तो भैया खाना बहुत जम के खिलाना पड़ेगा, इसीलिए तो 1 से 1.5 महीने में वो लोग मस्त एकदम तैयार हो जाते हैं। तो कितना अमाउंट हम उसको खिला रहे हैं और कितना केजी वो बढ़ रहा है, बस यही होता है फीड कन्वर्जन रेशियो, यानी कि FCR। तो FCR ज़्यादा होना चाहिए, है कि नहीं। अगर हम लोग खिला रहे हैं, अगर अच्छे से बढ़ रही है, FCR किसी भी पोल्ट्री का ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, कॉस्ट कम आएगा। तो हर एक पोल्ट्री वाला बंदा अपना FCR बढ़ाने के चक्कर में रहता है। तो अगर हम बॉयलर चिकन की बात करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड माना गया 1.5 से 1.9 ये रखते हैं कन्वर्जन रेशियो, फीड कन्वर्जन रेशियो किसका, ब्रॉयलर चिकन का। एक इसमें होता है आपका रेड लेबल चिकन, ठीक है। रेड लेबल चिकन ये तो काफ़ी स्लो ग्रो होता है, ठीक है। तो इसको लगभग 2.8 से 3.2 रेशियो रखते हैं। तो ये आप इसका FCR वैल्यू रहता है। तो ये FCR वैल्यू का भी टेबल है, अलग अलग ब्रीड के लिए भी, अलग अलग पोल्ट्री ब्रीड के लिए भी याद कर लेना FCR वैल्यू कितना रहता है। तो ये ब्रॉयलर चिकन के लिए आपको बता दिए, क्वेश्चन पूछा गया था 1.5 से 1.9 FCR वैल्यू ब्रॉयलर चिकन का रहता है। अक्सर लड़कियों को ताना सुनने को मिलता है कि भाई खा खा कर भैंस हो गई है, तो वो उसका कन्वर्जन रेशियो बहुत अच्छा है, जितना खा रहे हैं उतना फैले जा रहे हैं भाई,
फैलते हुए जा रहे हैं। तो वो है आपका कन्वर्जन रेशियो। तो खिलाइए जम के मुर्गियों को, और उतना जल्दी वो बड़े होंगे, आपको उतना फ़ायदा देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बता दिया। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विच हाउसिंग सिस्टम इज यूज इन कमर्शियल लेयर फार्मिंग केक सिस्टम इन पोल्ट्री विच डायमेंशन 14 टू 16 इंचेस और हाइट 17 इंचेस। तो ये पूछा जा रहा है कि भाई अगर आपने हाउसिंग सिस्टम बढ़िया से किया है पोल्ट्री का, तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। सिर्फ ये टर्म डायमेंशन या आपको याद होंगे हर एक पोल्ट्री सिस्टम का, तो आप आसानी से आंसर मार्क कर ले जाएंगे। तो कमर्शियल लेयर फार्मिंग के एक सिस्टम में पोल्ट्री में पूछ रहे हैं कि कौन सी हाउसिंग सिस्टम है जिसका जो डायमेंशन है 14 टू 16 इंचेस, यानी कि लेंथ एंड विड्थ ये दे दिया है आई थिंक, और ये आपका हाइट दे दिया है। तो ये किस में होता है, ये हाउसिंग है सिस्टम में पूछ रहे हैं। तो बैटरी केक सिस्टम, सेमी इंटेंसिव डीप लिटर फ्री रेंज, या फिर फोलिंग केक सिस्टम। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बैटरी केक सिस्टम। तो काफ़ी लेटेस्ट इन्वेंशन है, और जिनके पास जगह कम है शहरों में आपको बैटरी केक सिस्टम दिखेगा जहाँ पे एक प्रोडक्शन वगैरह होता है, क्योंकि बहुत ही कम जगह लेता है, बहुत ही मिनिमम स्पेस लेता है, और अच्छे खासे बर्ड को आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद है आपका सेमी इंटेंसिव, एक होता है आपका इंटेंसिव। ठीक है, इंटेंसिव में क्या करते हैं, जो बर्ड्स होती हैं, मुर्गियाँ होती हैं, उनको एक जगह पे क्लोज्ड एरिया में उनको रेयर करते हैं। ऐसे हम लोग बाहर आउटसाइड एक्सेस नहीं देते उनको, क्लोजली रेयर्ड करना। सेमी इंटेंसिव है कि मतलब को समझ लो कि भाई थोड़ा सा छूट मिल रही है वहाँ पे। और इसके लिए कोई भी डायमेंशन वगैरह डिफाइन नहीं किया गया कि हर जिनको भाई जो लैंड जिनके पास पर्याप्त है वो अपने हिसाब से वहाँ पे इंटेंसिव या सेमी इंटेंसिव पोल्ट्री लगाते हैं। जो आपका डीप लिटर होता है, डीप लिटर में क्या होता है कि काफ़ी बड़े पैन का एक पोल्ट्री बनाएंगे, लगभग उसमें 250 बर्ड रखते हैं इन ईच पैन। ठीक है, ईच पैन में 250 बर्ड रखेंगे। और जो फ्लोर होता है उसका, उसको अच्छे से जो स्ट्रॉ होता है, स्ट्रॉ डस्ट होता है, लीव्स पत्ते वत्ते वगैरह बढ़िया से लगाकर 8 से 12 इंच तक उसको रख देते हैं, और उसके बाद आपका पैन वगैरह लगाकर पोल्ट्री बनाते हैं। ठीक है, तो हाउसिंग सिस्टम काफ़ी अच्छे से समझ लेना, और क्वेश्चन बने हैं तो आगे भी बनने के चांसेस हैं। तो समझ गए क्वेश्चन नंबर 29 का क्या आंसर है, बैटरी केक सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 30, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। ए नंबर ऑफ पोल्ट्री बैचेस कैन बी रेयर्ड इन अ ईयर। पोल्ट्री बैचेस एक साल में कितने रेयर होते हैं? इंडिया की बात करें तो ये होते हैं 5 बैचेस आप निकाल सकते हैं। बाहर अगर अच्छी खासी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ करें तो 8 आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है, सॉरी बी जो है करेक्ट है। पोल्ट्री के 5 बैचेस आप निकाल सकते हैं एक साल में। तो अगले वीडियो में पूरा पोल्ट्री कवर कर देंगे, हाउसिंग मैनेजमेंट वगैरह इसके साथ ही। तो यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया ले लो आप कि क्वेश्चन बने हैं पोल्ट्री से, तो आगे भी बनने के चांसेस हैं। तो पोल्ट्री में अलग अलग जो ब्रीड हैं वहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं, उनके डिस्टिंक्टिव फीचर वगैरह सबसे बढ़िया से याद कर लेना। ठीक है, आपके पास नोट्स वगैरह नहीं है तो पैडॉन का मास्टर नोट्स हमने बना दिया आपके लिए, सबसे बेस्ट नोट्स विथ ग्राफिक्स, विथ माइंड मैप, विथ डिजाइनिंग के साथ। उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और विथ टेस्ट सीरीज़ वो 999 में आपको टेस्ट सीरीज़ मिल रही है, और बेस्ट टेस्ट सीरीज़। बहुत सारे बच्चों के आप रिव्यू देखे होंगे कि हमने बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ बना दी है, एग्जाम लेवल क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कोई भी ऑफर वगैरह आता है तो आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।